चलिए लेट्स कम टू प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या प्राइस इशू होंगे शेयर्स, क्या प्राइस इशू होंगे शेयर्स, ठीक है फटाफट देखते हैं। इशूअर कैन डिटरमाइन द प्राइस, और प्राइस ध्यान रखना दो टाइप से प्राइसिंग हो सकती है हमारे इसमें। अब मान लो अगर सब कुछ हो गया तो लेट्स गो फॉर द प्राइसिंग नाउ। तो प्राइसिंग में हमारे पास दो टाइप की प्राइसिंग है। प्राइसिंग एक होता है कौन सा वाला, फिक्स्ड प्राइस, और एक होता है कौन सा, प्राइस बैंड। जब कंपनी क्या फिक्स करती है, फिक्स प्राइस, जिसमें इशू करती है कंपनी क्या, प्रॉस्पेक्टस, और यहां पे क्या इशू करती है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। यहां पे क्या फिक्स करती है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, और रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है समझा, वन प्राइस, और यहां पे क्या होता है, प्राइस बैंड, बैंक नहीं, बैंड, ठीक है। एक बार इसको समझ लो अच्छे से, पहले मैं जो बता रहा हूं आपको, फिर हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। प्राइसिंग में दो टाइप की प्राइस होती है हमारे पास, एक होती है कौन सी वाली, फिक्स प्राइस, ठीक है ना। पहले से सुनना अच्छे से, पहले होती है फिक्स प्राइस, जहां पे की कंपनी क्या फिक्स करती है, प्रॉस्पेक्टस, उसमें एक ही प्राइस होती है हमेशा। जबकि दूसरा एग्जांपल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग, जहां पे कंपनी क्या इशू करती है, आरएचपी, और क्या फिक्स करती है, प्राइस बैंड। प्राइस बैंड समझते हो सब लोग, जहां पे की दो प्राइस होती है, एक लोअर प्राइस और एक अपर प्राइस, कंपनी वो फिक्स करती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान आपको रखना है। चलिए जम गया। तो ये प्राइसिंग का एग्जांपल यहां पे कवर होता है। दो टाइप की प्राइसिंग हमारे सामने पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कैन द कंपनी विल फिक्स, कैन द कंपनी कैन हैव डिफरेंशियल प्राइसिंग। क्या डिफरेंशियल प्राइसिंग कंसेप्ट हो सकता है, डिफरेंशियल प्राइसिंग, यस सर, डिफरेंशियल प्राइसिंग कंसेप्ट हो सकता है, बट किसको किसको कब कब बैठेंगे वो बहुत जरूरी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। डिफरेंशियल प्राइसिंग, सबसे पहले डिफरेंशियल प्राइसिंग किसको बांटते हैं हम लोग, रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को। रिटेल को, रिटेल का मतलब कौन होता है सर, जो लोग क्या करते हैं कि जो कंपनी में, रिटेल सुन लीजिए अच्छे से, हु इज रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, हु इज रिटेल इंस्टीट्यूशनल, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, सॉरी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इस पेन भी गलत है, RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। कौन होता है ये बंदा, सर लॉ बोलता है सर जिसके पास, जो इन्वेस्ट करता है नॉट मोर देन ₹2 लाख, जिसकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2 लाख से कम होती है, ये क्या कहलाता है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी प्राइस बैंड का लोअर प्राइस रहेगा उससे उसको आप डिस्काउंट दे सकते हो, मैक्सिमम 10% का, कैन गिव डिस्काउंट। किसका डिस्काउंट, लेकिन सर ध्यान रखना, डिस्काउंट ऑफ लोअर प्राइस, जो प्राइस बैंड का जो लोअर कट ऑफ प्राइस रहेगा। जैसे अगर प्राइस बैंड 100 रुपए से लेके 120 है, तो 100 रुपए का जो प्राइस है उसका 10% डिस्काउंट आप दे सकते हो, किसको, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, ठीक है। पढ़िए, फिर दूसरा बुक बिल्डिंग इशू, तो ये तो हम लोग पढ़ ही रहे। देन कंपोजिट इशू, व्हाट इज कंपोजिट, जहाँ पे मिक्सचर ऑफ दो इशू होता है। जैसे एक इशू में क्या आ रहा है, राइट भी इशू आ रहा है और बोनस भी आ रहा है, या राइट इशू भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, पब्लिक इशू भी आ रहा है। मतलब एक ही इशू में आप दो लोगों को बांट रहे हो, एक पब्लिक को और एक एग्जिस्टिंग को, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट इशू, ठीक है ना। और चौथा होता है एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, कैन यू गिव द एम्प्लॉयज डिस्काउंट, यस सर, यू कैन इवन गिव द डिस्काउंट ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ फ्लोर प्राइस। वही मैंने आपको बताया, फ्लोर प्राइस मतलब जो लोअर प्राइस होती है उसके ऊपर 10% के ऊपर डिस्काउंट नहीं देंगे। तो 4 लोग बताया मैंने आपको डिफरेंशियल प्राइसिंग में, पहला रिटेल, दूसरा बुक बिल्डिंग में नॉर्मल जैसे एंकर होता है। अगर मान लो मैं बात करूं एंकर को, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एंकर इन्वेस्टर, जानते होंगे आप लोग एंकर के बारे में, द पर्सन हु इन्वेस्ट फॉर मोर देन 10 करोड़ रुपीज। एंकर का मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा बंदा जिसको मान लो जो होस्ट है, जो अपना आदमी है, एंकर। देखो आप देखो, जब टीवी शोज होती है या जो कोई, ये तो रियलिटी शो होती है, वहां पे एक एंकर होता है। एंकर मतलब अपना होस्ट, और जो अपना आदमी होता है वो बंदे को कभी भी प्राइस कम नहीं देते,
उसको प्राइस ज़्यादा में चार्ज किया जाता है, ठीक है ना, एंकर इन्वेस्टर। सो जो प्राइस सबसे ज़्यादा रहेगी बाकी लोगों को, वही प्राइस पे किसको बांटा जाएगा, एंकर इन्वेस्टर को। क्योंकि अगर आप अपना आदमी, घर के आदमी को क्या बांटोगे, कम रेट पे बांटोगे, फिर तो सर सब लोग बोलेंगे कि तो चीटिंग हो रही है, आप अपने अपने फायदे के लिए ले रहे हो। तो इसलिए ये आप पे ध्यान रखना आपको कि प्राइसिंग शुड बी हाईएस्ट टू द एंकर इन्वेस्टर। मतलब एंकर के लिए प्राइस अलग रहेगी, प्रमोटर के लिए प्राइस हाईयर रहेगी, एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट पर रहेगा, राइट वालों के लिए कम में रहेगा। राइट वाले कौन, जो एग्जिस्टिंग है, और बाकी लोग कौन, जो पब्लिक वाले, जो कि पहली बार ले रहे हैं। तो पहली बार और एग्जिस्टिंग में फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग वालों को आप बांटोगे कम रेट पे, जो न्यू वाले, जो फ्रेश है, उनको बांटोगे आप ज़्यादा रेट पर, एम्प्लॉय को बांटोगे आप कम से भी कम रेट पे, दैट इज फ्लोर प्राइस से भी कम रेट पर। सो दिस इज हाउ वी कॉल इट एज अ डिफरेंशियल प्राइसिंग, मतलब इशूइंग ऑफ सेम सिक्योरिटी टू डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट प्राइस। वन मोर टाइम, issuing of same security for different people at different price is called as what, differential pricing। आंसर इज ये अलाउड है, बट इसका लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन से डिफरेंशियल कर रहे हो, राइट वालों को आपने ज़्यादा में दे दिया 120 में और पब्लिक को दे रहे आप 100 में, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यू नीड टू गिव अ लॉजिकल रेलेवेंस टू एवरी पर्सन। किस बंदे को कितने में बांट रहे हो उसका लॉजिक देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज the price differentiation, differential pricing। you have heard about in economics also price discrimination बोलते हैं इसको हम लोग, price discrimination, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है प्राइस एंड प्राइस बैंड, प्राइस एंड प्राइस बैंड। अब सर व्हाट इज प्राइस एंड प्राइस बैंड, मैंने बताया ना, अगर आप ये इशू ला रहे हो कौन सा वाला, फिक्स प्राइस, तो यहाँ पे क्या फिक्स होगा, ये वाला प्राइस। और अगर आप ला रहे हो बुक बिल्डिंग तो क्या इशू होगा, प्राइस बैंड। तो दो चीजें होगी, या तो प्राइस या तो फिर प्राइस बैंड। अरे बार बार बैंक हो जाता है, बैंड, ठीक है। पृथक गोगवेकर, व्हाट इज कंपोजिट इशू, बताया ना मैंने, कंपोजिट का मतलब होता है एक ही इशू में दो तीन चीजें मिक्स हो गई। जैसे कि आप एम्प्लॉय के लिए बांट रहे हो ESOP, एम्प्लॉय के लिए ESOP हो रहा है, पब्लिक के लिए हो रहा है FPO, और हमारे जो कंपनी के जो ये है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उनको दे रहे हो आप राइट शेयर्स। तो एग्जिस्टिंग वालों को राइट, एम्प्लॉय वालों को दे रहे हो आप कौन सा वाला शेयर, ESOP वाला शेयर, और पब्लिक को दे रहे हो आप कौन सा शेयर, फ्रेश शेयर्स। तो एक को फ्रेश, एक को ये राइट, एक को ESOP। एक ही इशू में तीन तीन फीचर्स मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉम्पोजिट इशू, ये बन जाएगा कॉम्पोजिट इशू, ठीक है, सिंपल। चलो वापस आते हैं प्राइस और प्राइस बैंड। प्राइस में तो टेंशन ही नहीं है, कंपनी क्या करेगी, एक फिक्स प्राइस इशू करेगी कि 10 रुपए का शेयर है, या शेयर कितने रुपए का है, 70 रुपए का है, ले लो करके। बट यहां पे क्या होता है, कंपनी गो फॉर द बुक बिल्डिंग। सर आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर व्हाट इज बुक बिल्डिंग, जस्ट फोकस ऑन मी फॉर 5 मिनट्स। बुक बिल्डिंग मतलब क्या होता है, ठीक है, अब ध्यान सुनना। बुक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू, आई विल रिमूव ऑल दिस थिंग, मैं सब स्क्रीन में हटा देता हूं। आई जस्ट वांट कि मेरे तरफ ध्यान देंगे, ठीक है ना। बुक बिल्डिंग में क्या होता है, फिक्स प्राइस में क्या होता है, कंपनी ने बोल दिया 70 रुपए, तो जिसको 70 रुपए देने हैं वो 70 देगा, जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा। एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू परचेस शेयर्स एट 70 विल बाय, एनीवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड ही विल नॉट बाय। परफेक्ट, ये हो गया फिक्स प्राइस में। बुक बिल्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, फोकस फॉर 5 मिनट्स, मेरे पर ध्यान देंगे, सिर्फ मेरे पे ध्यान देंगे 5 मिनट के लिए। बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है, बुक बिल्डिंग इशू, बुक बिल्डिंग में कैसा होता है कि जब कंपनी इशू करती है शेयर्स पब्लिक को, तो कंपनी सोचती है सर कि क्या मैं प्राइस फिक्स करा लूं लोगों से, क्या मैं प्राइस फिक्स करा लूं। तो अगर प्राइस फिक्स करा लेंगे तो जिसको लेना है वो ले लेगा, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा। ऐसे में कंपनी क्या करती है, एक गेम खेलती है। वो गेम क्या, सुनिएगा, वो गेम ये कि कंपनी फिक्स करती है प्राइस बैंड, लेट्स से 80 से 100, और लोगों को क्या बोलती है, देखो सर ऑफर में ला रहा हूं इतने शेयर का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सब भूल जाओ, आई विल गिव एग्जांपल। मान लो मेरे पास, मैं आपको रिवीजन लेक्चर ऑन कर रहा हूं, मैं रिवीजन लेक्चर रिलीज कर रहा हूं, और रिवीजन लेक्चर की मैंने फीस रख दी है 2000। तो जिसको लेना है मुझसे वो लेगा, अंडरस्टैंड माय पॉइंट, जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा। अगर मैं आपके साथ एक गेम खेलूं, कौन सा गेम खेलूं कि लेट्स कीप डू वन थिंग, मेरे पास 50 सीट्स है रिवीजन बैच की, बच्चे सर हजारों है, मेरे पास सिर्फ 50 लोगों की कैपेसिटी है, जस्ट 50 पीपल कैपेसिटी वी हैव फॉर दिस रिवीजन बैच, एंड एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माय रिवीजन बैच कैन अप्लाई सो।
but the price would be 1000 to 3000. So I am not charging you 2000 rupees. Rather than I am saying you my price would be 1000 to 3000. Anyone who is interested, come and bid. आओ और बिड करो. ध्यान रखना लेकिन सीट 50 है, सब बिड करोगे. जो प्राइस कम होगी, कम मतलब ऐसे नहीं, अगर मान लो ज्यादा प्राइस निकली बाकी लोगों की और 50 के ऊपर बच्चे चले गए और प्राइस ज्यादा निकली, तो मैं उनको एडमिशन दूंगा नहीं. और मैंने अपना एक डेमो वीडियो दे दिया पढ़ने के लिए, देखो सर डेमो देखो, अच्छा लगा तो बताओ. अब बच्चा डेमो देख के क्या बोलेगा, बहुत ही घटिया है, नो नीड टू बिड इवन, वो नहीं बिड करेंगे. कुछ लोग बोलेंगे सर पढ़ाया तो बहुत अच्छा है, पढ़ाया बहुत अच्छा है, लेकिन कैन वी बिड 1000 रुपीज, 1000 भी करते हैं, मजा आएगा. बी केयरफुल ना, अगर आप 1000 बिड करेंगे और अगर मान लो बाकी बच्चों ने बिड किया, जिनको पसंद आया मेरा लेक्चर, वो बिड करेंगे 1500, 2000. कुछ बच्चे बोले सर बहुत अच्छा लगा पढ़ा के, आपने पढ़ाया तो 2000 रुपये चार्ज करिए. कोई बच्चा बोले सर 2500 चार्ज करिए. कुछ बंदे ऐसे भी सर 3000 रुपये क्या ले रहे हो, आप तो ज़्यादा ले सकते हो. तो देयर वुड बी सम पीपल हु विल से ज़्यादा ले सकते हो, सम पीपल विल से सर बहुत ही घटिया पढ़ाया है, 1000 रुपये ज़्यादा हो गए. देयर कुड बी ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. बट ध्यान से सुनना, सीट 50 है, सीट 50 है और बच्चे 500 है. हु विल गेट द एडमिशन? ओनली दोज पीपल हु विल बिड एंड द प्रॉपर प्राइस वुड बी गिवन. तो कुछ बोलेंगे 1000, कुछ बोलेंगे 1200, 1500, 1000, 1200, 1500, 1500, 2000, 2500, 2800. एंड ऐसे करते करते क्या करूंगा मैं, टोटल करूंगा सबकी, और मैं सबकी टोटल करके एवरेज निकालूंगा, एवरेज प्राइस. और अगर एवरेज प्राइस कितनी आ गई, 2000 आ गई, क्योंकि सम पीपल विल बिड एट 2500, सम विल बिड एट 1000, सम विल बिड एट 1200, some will bid at 1500, तो some will bid at 2200, some 22, some 1500, 1200. एवरेज करके ट्रस्ट मी प्राइस आएगी 2000 के आसपास या मोर देन 2000 रुपीज. मुझे पहले बताओ, इतना बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं, इतना जो मैंने बताया आपको, इतना सब तमाशा करने के बाद प्राइस आएगी, एवरेज प्राइस आएगी 2000 के आसपास. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इतना समझ में आया कि नहीं आपको, इफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट, आर यू गेटिंग दिस और नॉट. एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो. हाँ चलिए पृथा, आ रहा है. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, परफेक्ट. समझ में आ गया आपको क्या बोलना चाहता हूं मैं. तो आई होप यू अंडरस्टूड माई एग्जाम्पल जो आपको बता रहा हूं. ठीक है, यहां समझ में आ गया सबको अच्छे से. गॉट इट सर, सबका कहना है गॉट इट सर. लेकिन अब मैं बात समझिए, मैंने प्राइस बैंड लाया क्यों, फिर मैंने प्राइस बैंड लाया क्यों, मैंने इसलिए लाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आपको बाय करना है तो आप पहले मेरे पे बिड करो. और जब आप मुझसे मेरे पास बिड करोगे तो होगा ये, क्या होगा यहाँ पे कि आपको मैं अलॉट करूंगा. अब डर यहाँ पे बना रहेगा, पता है क्या, अगर मैं सीधा बोलता ना 2000 रुपये दो. अब आओ टॉपिक पे अपने, अब सीधा टॉपिक पे आना. अगर मैंने क्या बोला होता कि पे मी 2000 रुपीज, इफ आई वुड हैव सेड डायरेक्टली पे मी 2000 रुपीज, बच्चों 2000 रुपये दो. कई बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं. अगर मैं बोलता 1000 रुपये से 3000 रुपीज़ के बीच में बिड करो, तो पता है क्या होता, कुछ लोग क्या करते, 1200 बोलते, कुछ 1400 बोलते, कुछ 2400 बोलते, कुछ 2200 बोलते, कुछ 2600 बोलते और कुछ 3000 बोलते. ऐसे करके करते करते क्या होता, देयर विल बी एवरेज प्राइस एंड ट्रस्ट मी वो प्राइस कितनी निकलती, 2000 रुपये. आपको मैं एक टारगेट देता हूँ, कोई भी कंपनी का आईपीओ पता कर लो, जो भी अच्छी कंपनी का आईपीओ आया है, उस कंपनी का आईपीओ फ्लोर प्राइस पे आया कि कैप प्राइस पे आया, आप जान जाएंगे मेरा आंसर, ये टॉपिक समझ जाएंगे आप. वो पब्लिक कंपनी का आईपीओ जो आईआरसीटीसी ले लो, एसबीआई कार्ड ले लो, इंडिगो ले लो, डी मार्ट ले लो, जो भी नाम लेंगे आप, जो भी रिसेंट में आईपीओ आए हुए, उस कंपनी का अगर आईपीओ के प्राइस पता करेंगे, वो फ्लोर प्राइस पे फाइनल हुआ है कि हायर प्राइस पे फाइनल हुआ है. जब वो लिस्ट हुआ हायर प्राइस से ज़्यादा. वाई? बिकॉज सर उसकी डिमांड थी. आपने पता है पूरी कहानी में क्या किया, आपने डिमांड बढ़ाया. ये एग्जांपल देने का सिर्फ एक ही मतलब था मेरे को कि मैं आपको सिर्फ समझना चाहता था कि सर ये क्यों होता है, व्हाट इज बुक बिल्डिंग. सर इसमें शौक किसको मजा आ रही है इसमें, सर मजा इसलिए आ रही है क्योंकि ध्यान रखना सीट 50 है. जब मैंने बोला आपको 50 सीट्स है, आप कंपेयर करते इसको, 50 सीट्स है
मतलब शेयर्स है, शेयर ज़्यादा ये कम है, शेयर्स कम है। और बायर कितने आएंगे? 500 स्टूडेंट्स आएंगे, मतलब नंबर ऑफ बिडर जो आएंगे वो ज़्यादा आएंगे। और हर एक के मन में ये रहेगा कि अगर मैंने कहीं गलती से क्या किया, कम बिड किया, गलती से मैंने अगर कम बिड किया तो मुझे वो क्लास में नहीं बैठने मिलेगा, तुषार सर का जो लेक्चर का जो वैल्यू है वो मुझे मिस करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे जो बिडर है वो क्या समझेगा, सर मेरे को शेयर्स नहीं मिलेंगे, और अगर वो शेयर नहीं मिले तो गए हो आप, तो लंबे से गए, फिर आपको सोचो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो बंदा क्या सोचता है कि यार ये 50 सीट के लिए 500 लोग बिड कर रहे हैं, लेट मी ऑल्सो बिड। तो अगर किसी बंदे को अगर 1200 रुपये का बिड करना भी था मेरे लेक्चर की प्राइस पे, तो भी कितना बिड करेगा, 1400 या 1600 या 1800। ऐसा करते 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 एंड में प्राइस पता है कितनी आएंगी, जितनी मैं चाहता था। क्योंकि अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं वो मैं बहुत बड़ी लाइन बोलने वाला हूं कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी टीचिंग कैपेबिलिटी क्या है, मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं कि नहीं पढ़ाता हूं, ये बताने वाले आप कोई है ही नहीं। पहली बात तो आप एक स्टूडेंट है जिसकी उम्र 20 से 22 साल की होती है, आप मुझे जज करेंगे, आप फैकल्टी को जज करोगे, आप जज उसको कर रहे हो जो बंदा इतने सालों से पढ़ा रहा है। जितनी आपकी उम्र है, आपकी उम्र 18 से 20 साल की होंगी, मैं उतने साल से पढ़ा रहा हूँ, पिछले 17-18 सालों से, 2003 से पढ़ा रहा हूँ मैं, आज 17 साल हो गए पढ़ाते हुए। जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ आप मुझे जज करोगे। वैसे ही सुनना अच्छे से, जिस कंपनी में एक सीएस है, जिस कंपनी में मर्चेंट बैंकर है, जिस कंपनी में अंडर राइटर्स है, जिस कंपनी में एमडी भी है, सीएफओ भी है, जिस कंपनी में पूरी की पूरी इंटरमीडिएट की टीम है, वो मिलकर के प्राइस फिक्स नहीं कर सकती। जस्ट टेल मी, ये सब लोग मिलकर के, क्या ये पूरी टीम मिलकर के प्राइस फिक्स नहीं कर सकती? इनसे इतना भी समझता नहीं इनको कि सर 70 रुपए बोल दो करके। ये क्यों 70 की जगह पर आपको 75 से 85 के प्राइस बैंड दे रहे हैं? आपको क्यों दे रहे हैं? ये समझो ना बात को आप। जस्ट इमेजिन दिस, मतलब पीपल थिंक हम बताएंगे प्राइस। पीपल को पता है, लोगों को क्या लगता है, हमने बिड किया, हमने बताया कंपनी को प्राइस इतनी चाहिए। अरे तुम बेवकूफ हो, तुमको कंपनी पूछ रही है, तुम्हारे साथ खेल रही है, खेल तुम्हारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, तुमसे वही बुलवाया जा रहा है जो कंपनी बोलना चाहती थी। क्योंकि कंपनी के पास इतने लोगों की टीम है और सब एक से बढ़कर एक धुरंधर है। सर मर्चेंट बैंकर समझते हो क्या होता है? आप सीएस लोग हो, अंडर राइटर होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, सीएफ होगा, रजिस्ट्रार है, बैंकर है, लीड मैनेजर है, कितनी लोगों की टीम है ये सब। और सीए तो मैंने गिना है, सीए भी होंगे ऑब्वियसली। इतने लोगों की टीम मिलकर के क्या एक प्राइस फिक्स नहीं कर सकती? क्या बात कर रहे हो सर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत बड़ा गेम है ये मार्केट में, दिस इज कॉल्ड एज बुक बिल्डिंग। अब समझो इसका वर्ड बुक बिल्डिंग क्यों पड़ा। बुक बिल्ड मतलब कंपनी के प्राइस को बिल्ड करना, कंपनी के प्राइस को बनाना, क्रिएट करना, इज कॉल्ड एज बुक बिल्डिंग। बात समझ में आ रही है? बुक बिल्ड करना, बुक बिल्डिंग का मतलब होता है प्राइस को मार्केट में क्रिएट करना, फीचर को दिखाना, इज कॉल्ड एज बुक बिल्डिंग। समझ में आ रही है भाई? बात आपको समझ में आ रही है? बुक बिल्डिंग क्या होता है आप समझ में आ गया? मैंने कुछ एग्जांपल दिया, टीचर वाला भी एग्जांपल। आप मेरी प्राइस फिक्स करें, इतने बुरे दिन मेरे नहीं आए। वो तो मैं आपके साथ सर खेल रहा था, जैसे सेबी खेलता है किसके साथ में, विद द इन्वेस्टर। सेबी भी खेल रहा है, मजाक नहीं कर रहा, बट इस पर कोई चीटिंग नहीं है। इट इज जस्ट क्रिएटिंग अ, जैसे ममता शाह ने बोला, क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द बायर्स माइंड। इट्स अ मार्केटिंग गिमिक। इट इज जस्ट टू एलिसिट द डिमांड। मार्केट में डिमांड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बुक बिल्ड करना। समझ में आया एग्जाम्पल सबको? आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। ये लाइन बहुत, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं सामने दिखा रहा हूं आपको, कि इतने लोगों के होने के बाद भी क्यों वो उन्होंने प्राइस बैंड फिक्स किया? क्या वो प्राइस फिक्स नहीं कर सकते थे? वो कर सकते थे, वो प्राइस फिक्स कर सकते थे, बट सर वो आपके साथ खेल रहे हैं। अब बात तो समझो, एक इन्वेस्टर सर जो एक डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, एक सर आम आदमी है सर, आपके पापा मम्मी हो सकते हैं जो जॉब करने जाते हैं, दिन भर मेहनत करके वापस घर आते हैं और किसी शेयर में पैसा लगा रहे हैं। उनको इतनी नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज इनको है। सोचो जरा, जितनी अकल इन लोगों को है उतनी आपके पेरेंट्स को या मुझको या फिर एक आम इन्वेस्टर को नहीं होती है। कि कंपनी बोलती है तुम बताओ प्राइस क्या रखनी चाहिए, तुम बताओ 70 से लेके 90 का प्राइस बैंड है, बताओ। सर इट्स अ गेम,
इट्स अ मार्केटिंग गिमिक, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो वहाँ पे कंपनी क्या फिक्स करती है, रेड इन प्रॉस्पेक्टस बनाती है, और बुक बिल्डिंग केस में कंपनी फिक्स करती है प्राइस बैंड। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़े, जम रहा है, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे क्या फिक्स करती है, प्राइस बैंड। प्राइस बैंड कंपनी फिक्स करती है। प्राइस बैंड का रूल बहुत सिंपल सा है, 120% वाला। मतलब 120% मतलब जितना फ्लोर प्राइस होगा उससे ज़्यादा 20% ज़्यादा कौन सा होगा, कैप प्राइस होगा। मतलब अगर फ्लोर प्राइस 100 रुपया है तो कैप प्राइस 120। फ्लोर प्राइस अगर 70 है तो कैप प्राइस 84। फ्लोर प्राइस अगर 60 है तो कैप कितना, 72। फ्लोर प्राइस अगर 40 है तो कैप प्राइस कितना, 48। सिंपल, जो है फ्लोर उससे 20% ऐड करो एंड दैट शुड बी कैप, मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो एग्जांपल देखो, अभी अपन बात करते हैं ये वाली SBI। जैसे कोई SBI का देखिए, आप सबको दिया रहेगा SBI के बारे में, ठीक है ना। और वैसे ही मैंने बताया था आपको अबाउट द कंपनी कॉल्ड एस SBI कार्ड। ये तो SBI हो गया, IRCTC। अंडरस्टूड, परफेक्ट। बढ़े आगे। चलिए फिर से इजी है, टॉपिक्स को स्किप करते हैं। चलिए मेन टॉपिक बात है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन सिंपल सा पॉइंट वैसे तो, पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। बड़े आगे चले नेक्स्ट पॉइंट पे। यस, पीपल आर सेइंग यस, सो लेट्स गो। चलिए, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन? सिंपल लॉ बोलते सर, हर एक आईपीओ में प्रमोटर ने कुछ शेयर बाय करने चाहिए। हर एक आईपीओ में प्रमोटर की कुछ होल्डिंग होनी चाहिए। उसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है, अगर प्रमोटर अपने कंपनी में आईपीओ में बाय नहीं करेगा, अपने कंपनी के शेयर बाय नहीं करेगा, तो वो पब्लिक को कैसे क्या करवाएगा, फेथ करवाएगा। अगर प्रमोटर अपने खुद की कंपनी में शेयर्स बाय नहीं करेगा खुद की कंपनी में, तो वो कैसे किसी और को फेथ करवाएगा। तो सेबी का रूल ये है कि सर हर प्रमोटर को अपने कंपनी में जो शेयर होल्डिंग रहेगी पोस्ट इशू कैपिटल, मतलब आईपीओ आने के बाद वाला, उसका उस पर कितना होना चाहिए, उसका 20% होना चाहिए, इसका पोस्ट इशू का। हर एक बार ध्यान रखना 20% ऑफ पोस्ट इशू। आईपीओ हो तो भी वही, एफपीओ हो तो भी वही, कंपोजिट हो तो भी वही। कितना परसेंट? 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। अंडरस्टैंड दिस वर्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोस्ट इशू? पोस्ट का मतलब होता है आईपीओ आने के बाद का, आईपीओ आने के बाद का, ठीक है ना। तो ये ध्यान आपको रखते हुए चलना है। बार बार यही यहाँ पे रिपीट होता है। बट इसमें कौन से शेयर्स इस पे कवर नहीं होंगे, ये ध्यान सुनिएगा। इस टोटल शेयर होल्डिंग में कौन से शेयर्स कवर नहीं होंगे? कौन से कवर नहीं होंगे सर? पहली बात तो वो उसने जो पिछले 3 साल में क्या किए, एक्वायर किए। एनी शेयर्स विच ही हैज एक्वायर्ड इन लास्ट 3 years acquired for consideration other than कैश या रिवैल्यूएशन या उसको बोनस में मिले होंगे, कोई भी टाइप का शेयर उसे पिछले 3 साल में एक्वायर किए होंगे तो, या फिर उसे कोई भी शेयर जो एक्वायर की है पब्लिक से एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस विच इज ऑफर्ड टू आईपीओ। हर वो प्राइस जो उसने बाय की हुई है आईपीओ के प्राइस से कम रेट पर, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। पहला पॉइंट कौन सा वाला? जो उसे पिछले लास्ट 3 सालों में एक्वायर की है इन द केस ऑफ अदर देन कैश या बोनस शेयर के रूप में। पॉइंट नंबर 2 क्या बोला है कि वो शेयर्स जो उसने एक्वायर किए हुए हैं एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस विच हैज बीन ऑफर्ड टू द पब्लिक। और तीसरा वो सारे शेयर्स जो कहाँ पे प्लेस्ड है, शेयर मार्केट में प्लेस्ड है, या सॉरी किसी क्रेडिटर के पास, बैंक से लोन लिया था प्लेस्ड है, मर्चेंट बैंकर के पास प्लेस्ड है, गिरवी है, वो सिक्योरिटीज जो गिरवी है वो सारी यहाँ पे काउंट में नहीं आएगी, बाकी सारी काउंट में आएगी। तो 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। तो अगर आपको मैं समझाऊं एग्जांपल देने के लिए, आई विल टेक अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल कैन ट्राई दिस आंसर। एक कंपनी है, ठीक है, दिस अ कंपनी हैज
प्रमोटर शेयर होल्डिंग, अच्छा इतना लंबा लिखता है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है ना। प्रमोटर्स होल्डिंग बिफोर आईपीओ कितना है, 5 करोड़। सुनना अच्छे से, ठीक है ना। प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है बिफोर आईपीओ, बिफोर आईपीओ 5 करोड़। फिर आईपीओ जो है, प्रपोज्ड आईपीओ, वो कितने का है, वो है 8 करोड़ का। तीन बातें दी मैंने आपको पूछने के लिए, ठीक है ना। पहला क्या पूछा मैंने आपसे, प्रमोटर होल्डिंग बिफोर आईपीओ कितना है, 5 करोड़। प्रमोटर का होल्डिंग कितना है आईपीओ के पहले, 5 करोड़ का। कितना रुपए का आईपीओ आने वाला है, 8 करोड़ का आईपीओ आने वाला है। और प्री इशू पेड अप कैपिटल, जो आईपीओ के पहले का जो कैपिटल था कंपनी का, वो कितना था, 22 करोड़ का। मेरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच प्रमोटर टू बाय इन दिस आईपीओ, इस आईपीओ में प्रमोटर कितना बाय करना चाहिए, ठीक है। आई विल मेक द क्वेश्चन फॉर यू। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं आपके सामने में। हाँ जी, तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर दिया है। अब बताइए, क्वेश्चन मेरा सिंपल सा है, प्रमोटर होल्डिंग बिफोर आईपीओ 5 करोड़, प्रपोज आईपीओ कितने का है, 8 करोड़ का, और प्री इशू आईपीओ जो आया था, आईपीओ आने के पहले जो कैपिटल था कितना था कंपनी का, 22 करोड़ का। हाउ मच प्रमोटर टू बाय इन दिस आईपीओ, इस आईपीओ में प्रमोटर कितना बाय करना चाहिए, जल्दी बताइए, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। कैलकुलेट यू मस्ट बी हैविंग कैलकुलेटर या मोबाइल फोन, जो भी ठीक समझो आप फटाफट निकालिए एंड बताइए मुझे फटाक से। आई गिव यू 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट, 1-2 मिनट में आ रहा हूं, ठीक है ना। तब तक आप बना के रखिए इसको एंड गिव मी द आंसर फटाफट। हाँ जी, 6 करोड़। Someone is saying 6 crore, someone is saying no need to buy, 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ 1 करोड़। क्या बात है, कुछ लोग बोल रहे हैं 1 करोड़ भी बोल रहे हैं, वाह वाह वाह।
यस, आंसर इज 1 करोड़। सही आंसर है 1 करोड़। सर कैसे सर सही आंसर 1 करोड़ कैसे आया? कैसे आया 1 करोड़? फैजान अख्तर 1.6 करोड़। सही आंसर है 1 करोड़। आईपीओ के पहले कितना कैपिटल था? 22 करोड़ का। और आईपीओ कितने का आ रहा है? 8 करोड़ का। 30 करोड़ क्या बन जाएगा आपका? पोस्ट इशू कैपिटल, बराबर। व्हाट विल बी पोस्ट इशू कैपिटल? कितना होगा पोस्ट इशू कैपिटल? 30 करोड़। 30 करोड़ का 20% कितना होता है? 6 करोड़। 6 करोड़ प्रमोटर के पास चाहिए, जिसमें से उसके पास कितने करोड़ है पहले से ही? 5 करोड़ है। तो हाउ मच ही नीड टू बाय दिस ईयर? मैंने क्या पूछा आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, हाउ मच प्रमोटेड टू बाय इन दिस आईपीओ? इस आईपीओ में प्रमोटर कितना बाय करेगा? सर 1 करोड़। इस आईपीओ में प्रमोटर कितना बाय करेगा? 1 करोड़। कई लोगों ने जो बोला है, जितने लोगों ने बोला 6 करोड़, वो सही है, पर वो 6 करोड़ क्या आंसर था? प्रमोटर के पास कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए, ये आंसर कई लोगों ने दिया है। मैंने पूछा ही नहीं आपसे, मैंने क्या पूछा? हाउ मच प्रमोटर टू बाय इन दिस आईपीओ? इस आईपीओ में प्रमोटर कितना बाय करेगा? समझ में आ गया फैजान? पृथा गोगवेकर परफेक्ट। 6 करोड़ सही है, लेकिन 6 माइनस 1 भी तो करना पड़ेगा। प्रगति अग्रवाल 1 करोड़, बढ़िया जम रहा है। समझ में आया क्या किया अपन ने? इंटरेस्टिंग था। इस बात पर एक लाइक जरूर कर देना भाई, वीडियो को इस बात पे जरूर लाइक कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी बात है। थ्योरी पढ़ना आसान है, पेयर अप कैपिटल, पोस्ट कैपिटल, 20%, इट्स लुक वेरी सिंपल, बट देन इट इज नॉट सो सिंपल ना। इतना सिंपल रियल में नहीं होता ये। हाँ, अर्जुन पारिक ओनली 1 करोड़ इन दिस भाई, यस इन दिस आईपीओ 1 करोड़। टोटल ही नीड टू बाय 6 करोड़, नॉट एन इशू। उसमें कोई गलत बात नहीं है। जितने लोगों ने 6 करोड़ बोला वो सही थे, बट क्वेश्चन पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ा करो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि इस आईपीओ में प्रमोटर कितना बाय करेगा, और वो इस आईपीओ में कितना बाय करेगा? सर केवल 1 करोड़। समझ आ गया भाई? ग्रेट। चलिए, उसमें लॉक इन पीरियड ध्यान रखेंगे। लॉक इन क्या होता है सर? सही बात है, प्रमोटर लेने के लिए लेना नहीं है। ये तो प्रमोटर पता है बहुत चालाक होता है, आईपीओ के पहले ले लेंगे, आईपीओ के बाद बेच देंगे। प्रमोटर का लेना और प्रमोटर का बेचना दोनों में रिस्क होता है, क्योंकि पब्लिक क्या समझेंगी? अगर प्रमोटर ने शेयर बाय किया मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग, उसको न्यूज पता होगी। प्रमोटर ने बेच दिया मतलब अच्छा उसको कुछ पता है कंपनी के बारे में। सो प्रमोटर बाय करेगा तो भी धक धक होता है, प्रमोटर बेचेगा तो भी धक धक होता है। तो लॉ बोलता है साहब प्रमोटर कम से कम 3 साल तक की क्या नहीं कर पाएगा? शेयर बेच नहीं पाएगा। प्रमोटर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिनिमम वो 3 साल के लिए क्या रहेगा? लॉक इन पीरियड में 3 साल के लिए रहेगा। लॉक इन पीरियड में 3 साल के लिए, बात समझ में आ गई? 3 साल के लिए, बराबर। प्रमोटर्स होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कंट्रीब्यूशन, और अगर एक्सेस में, जैसे अभी अपने क्वेश्चन में कैसा था, हाउ मच प्रमोटर्स होल्डिंग? 5 करोड़। लेट्स से प्रमोटर अगर इस क्वेश्चन में इफ यू बाय, अच्छा क्वेश्चन कितना था? हाउ मच ही नीड टू बाय? 1 करोड़। कैन प्रमोटर बाय 2 करोड़? आंसर इज यस। अगर प्रमोटर 2 करोड़ बाय कर लेगा, इफ यू बाय 2 करोड़, तो 5 थे पहले से, अब 2 कर लेगा, कितने हो जाएंगे? 7, सॉरी, तो 7 करोड़ के 2 टुकड़े किए जाएंगे, 6 और 1। 6 कौन सा होगा सर? मिनिमम कंट्रीब्यूशन। इट विल बी होल्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स। और 1 करोड़ जो है वो कौन सा वाला है? एक्सेस। वन मोर टाइम आई रिपीट, मैंने क्या पूछा आपसे? हाउ मच प्रमोटर होल्ड ऑलरेडी? 5 करोड़। क्या वो 2 करोड़ बाय कर सकता है? यस सर। उसको करना तो 1 था, क्या वो 2 ले सकता है? हाँ सर। चलो उसने 3 ले लिए, क्या वो 3 ले सकता है? यस सर। तो टोटल कितने हो जाएंगे उसके? 8 करोड़। पॉसिबल? पॉसिबल सर। बट अगर 8 ले लिया तो 8 में से जो 6 करोड़ है वो क्या कहलाएंगे? मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। और वो होल्ड रहेगा कितने साल के लिए? वो रहेगा बोलते हैं मिनिमम 3 ईयर्स के लिए। और जो बचे हुए कितने रहेंगे?
एक्सेस रहेंगे 2 करोड़, इट विल बी होल्ड फॉर मिनिमम 1 ईयर। बस ये आपको ध्यान रखना है, इतना आप ध्यान रखेंगे तो बात बन जाएगी। एक्सेस और मिनिमम, एक्सेस फॉर 1 ईयर, एक्सेस फॉर 1 ईयर और मिनिमम फॉर 3 ईयर्स, बस ये ध्यान आपको रखना है। दैट इज ऑल अबाउट प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। जम गया? आई होप यू लाइक दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। तो ये भी समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। सो लेट मी सिट अगेन, थोड़ा सा मैं बैठ जाता हूँ कुछ देर के लिए, तब तक कि आप इसको लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो, ठीक है ना। चलिए भाई, बढ़े आगे। लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट देन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये सब तो बहुत इजी है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे आपके, पता ही होगा आपको। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? 90%। शायद आप बचपन से जब से आप लॉ ये पढ़ रहे हो अकाउंट्स, तब से आपने सुना होगा 90% वाला क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर ये आया तो ठीक, नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा, पूरा आईपीओ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप जानते हैं, ठीक है, इस पर अपन पढ़ने लायक ज़्यादा टॉपिक है नहीं। अंडरराइटिंग में 2 बातें आती है। अगर आप अंडरराइटिंग कर रहे हो, अगर आपको ध्यान से सुनना अच्छे से, अगर आप अदर देन बुक बिल्डिंग, मतलब अगर आप आईपीओ ला रहे हो, सुनना अच्छे से, लेट मी अगेन जूम इट, थोड़ा सा मैं अच्छे से आपके लिए बड़ा कर देता हूँ और आप लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप आईपीओ ला रहे हो, कौन सा वाला, फिक्स प्राइस वाला, और अगर आप आईपीओ ला रहे हो कौन सा वाला, बुक बिल्ट वाला। अगर आप आईपीओ ला रहे हो फिक्स प्राइस वाला, तो फिर आपको अंडरराइटर अपॉइंट करना पड़ेगा। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पर है, बट करना है तो आपको कहां से करना पड़ेगा, एज पर अंडरराइटिंग रेगुलेशन 1993। और अगर बुक बिल्ड इशू है तो आपको पढ़ना पड़ेगा आईसीडीआर, ठीक है। क्या बोल रहा, पढ़िए। इफ एन इशूअर मेक्स एन आईपीओ और एफपीओ अदर देन बुक बिल्डिंग इशू या बुक बिल्डिंग प्रोसेस, इट डिजायर्स टू हैव द इशू अंडर रिटर्न, इट शैल अपॉइंट अंडरराइटर एज पर 1993 रेगुलेशन। बट अगर आपको करना है किसके मुताबिक, एज पर अदर देन बुक बिल्ड, अदर देन बुक बिल्ड मतलब वही वाला सर, फिक्स प्राइस वाला। अगर फिक्स प्राइस है तो फिर तो आपको कैसे आपसे करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा एज पर क्या, समझ में आ गया, एज पर द अंडरराइटर रेगुलेशन 1993। और अगर आपका इशू बुक बिल्डिंग से है, इफ द इशूअर मेक्स अ पब्लिक इशू थ्रू बुक बिल्डिंग, मतलब राइट वाला, तो लेफ्ट वाला है। अगर फिक्स प्राइस है तो अंडरराइटर आएगा कैसे, एज पर रेगुलेशन 1993, सिंपल। और अगर राइट साइड वाला है, बुक बिल्डिंग इशू से आ रहा है, तो फिर आपको आईसीडीआर पढ़ना पड़ेगा। उसमें कुछ रूल्स है। पहला रूल क्या है सर, द इशू शैल बी अंडररिटन बाय द लीड मैनेजर। लीड मैनेजर, क्योंकि समझते लीड मैनेजर क्या होता है, मान लो कंपनी के इसमें 2-3 मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किए गए, तो 2-3 मर्चेंट बैंकर में सबसे बड़ा जो रहेगा हेड, वो क्या बनेगा, लीड मैनेजर। लीड मैनेजर रहेगा, वो अंडरराइट करेगा और सिंडिकेट मेंबर अंडरराइट करेंगे। हाउएवर, सुनना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 75% ऑफ नेट ऑफर टू द पब्लिक इज प्रपोज टू बी कंपल्सरीली अलॉटेड टू क्यूआईबी। और ये पूरे इशू का 75% अगर आपने किसको अलॉट किया है, क्यूआईबी को। आपको पता ही है कि एक आईपीओ में 25% कौन होल्ड करता है, पब्लिक। सुना होगा आपने, मिनिमम पब्लिक कंट्रीब्यूशन 25%। अगर आपने मेजर किसको दे दिया है, क्यूआईबी को 75% का, तो फिर वाया अंडरराइटर। और सर क्यूआईबी है ही कौन, व्हाट इज क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड, एआईएफ, इंश्योरेंस कंपनीज, सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग जिनका एक्सपर्टीज किसमें है, फाइनेंस फील्ड में। अगर क्यूआईबी कितना बाय कर रही है, 75%, तो नो अंडरराइटिंग, नो नीड ऑफ अंडरराइटिंग, नो नीड ऑफ अंडरराइटिंग। वन मोर टाइम आई रिपीट, अगर आईपीओ को क्यूआईबी लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो भी कितना, 75% का। बाकी सब प्रमोटर, पब्लिक वगैरह बाय कर ही ले रहे हैं। जब इतना सारा कुछ अंडरराइटर ये लोग ही बाय कर ले रहे हैं, तो नो अंडरराइटिंग, नो यूडब्ल्यू, नो अंडरराइटिंग। पढ़ लो फिर से, क्या बोला मैंने, देखो, इशू कौन अंडरराइटिंग करेगा बोलता है, बाय लीड मैनेजर बैंकर, ओके। हाउएवर, अगर एटलीस्ट 75% ऑफ द पब्लिक ऑफर जो है, नेट ऑफर टू द पब्लिक इज प्रपोज टू बी कंपल्सरी अलॉटेड टू द क्यूआईबी। अगर पब्लिक का हिस्से का 25% आप किसको अलॉट करवा रहे हो, क्यूआईबी को अलॉट करवा रहे हो, पब्लिक हिस्से का, मतलब प्रमोटर का अलग है, एंकर का अलग है, एफआईआई का अलग है। मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक का जो हिस्सा है उसका 75% किसको दे रहे हैं आप, अगर अंडरराइट इसको क्यूआईबी को, तो नो नीड ऑफ डूइंग एन अंडरराइटिंग, ठीक है।
फिर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट जब आप बनाओगे तो आप छापोगे प्रॉस्पेक्टस, उसमें अंडरराइटिंग एग्रीमेंट को मेंशन करोगे, उसके बारे में जिक्र करोगे। ठीक है सर, ये तो इजी पॉइंट है। अगर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सिंडिकेट मेंबर ऊपर वाले जो थे, ये लीड मैनेजर वाले, ये अगर रह गए तो लीड मैनेजर क्या करेगा, पूरा अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन फुलफिल करेगा। अगर अंडरराइटिंग में कुछ भी कमी आई तो लीड मैनेजर जो ऊपर वाला था वो बंदा इसको पूरा फुलफिल करेगा क्लियरली। ठीक है ना, तो इससे बातें वहां पे कुछ दी हुई है, सिंपल सिंपल सी बातें, तो इसको आप एक बार आप कवर कर लीजिए। ठीक है ना, इसमें कोई दम नहीं है ऐसा बहुत सारा। विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट देन। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओपनिंग ऑफ इशू। ओपनिंग ऑफ इशू, नाउ व्हाट इज दैट? इशू तो ओपन कब होगा? बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अगर आईपीओ हो या एफपीओ, आईपीओ हो या एफपीओ, इशू ओपन करने का बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जिस दिन आपको सेबी से अप्रूवल आता है आपके ऑफर डॉक्यूमेंट का, उसके विद इन 12 मंथ्स आपका आईपीओ आ जाना चाहिए। फिर से पढ़ रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। सभी 26(4) जो आपका कंपनी लॉ का बताता है वो सब चीजें मे बी ओपन विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सेबी। याद है आपने पढ़ा था ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। जब आप सेबी को फाइल करते हो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, जब आप सेबी को फाइल करते हो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, और सेबी ने वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में अपना दे दिया ऑब्जर्वेशन, कमेंट दे दिए और उसने ओके कर दिया, बोले हमको कोई आपत्ति नहीं, आप जाओ आगे बढ़ो। उसके विद इन 12 मंथ्स के अंदर आपको अप्रूव और ओपन कर देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। उसके बाद आईपीओ एंड एफपीओ शैल बी ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शैल बी ओपन आफ्टर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज, जिस दिन आपने फाइल किया, ठीक है, किसको? आरओसी को, उसके 3 वर्किंग डे के बाद। वर्किंग डेज सैटरडे संडे में नहीं होगा, मतलब अगर आपने फ्राइडे को किया है तो वेडनेसडे आएगा, क्योंकि फ्राइडे को किया तो फ्राइडे का एक दिन छोड़ दो, मंडे छोड़ दो और ट्यूसडे छोड़ दो। वेडनेसडे को आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर कब तक ओपन रहेगा? ऑफर कब तक ओपन रहेगा? कब तक ओपन रहेगा सर? ये रहेगा ऊपर फॉर मिनिमम हाउ मेनी डेज? 3 वर्किंग डेज एंड मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज। अंडरस्टैंड द वर्ड 3 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज। 3 दिन नहीं है, फ्राइडे सैटरडे संडे। इसे नॉर्मली जितने भी आईपीओ ओपन होते हैं वो नॉर्मली ओपन कब होते हैं? वो मंडे के दिन ओपन होते हैं नॉर्मली। सो द मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से ओपन रहे। बट अगर मान लो मंडे को ओपन हुआ और अगर मान लो ट्यूसडे के दिन छुट्टी आ रही है तो कोई बात नहीं, इट विल गो फॉर नेक्स्ट डे। मतलब वर्किंग डे हमको 3 चाहिए मिनिमम और 10 मैक्सिमम वर्किंग डे चाहिए, 3। ठीक है, तो अगर अपन बात करें इसकी आईआरसीटीसी की, तो ये ओपन कब हुआ था सर? ये ओपन हुआ सितंबर 30 को। सितंबर 30 दिन का होता है। सितंबर, अक्टूबर 1, अक्टूबर 2, अक्टूबर 3, मतलब 3-4 दिन के ओपन था ये। अभी चेक करना पड़ेगा पहली बात तो कि ये उस दिन में कोई संडे या फिर कुछ और छुट्टी आ रही थी कि नहीं आ रही थी, अजम्पशन लेके चल रहा हूँ। और मैं अगर बात करूँ एसबीआई कार्ड की, तो ये ओपन कब हुआ था? ये ओपन हुआ था मार्च 2 को और ओपन क्लोज हुआ था मार्च 5 को। तो 2, 3, 4, 5, 4 दिन के लिए ओपन था ये। मिनिमम 2 डेज, मैक्सिमम मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 10। बट 10 और 3 कौन से डेज होंगे? वर्किंग डेज। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपने इस दौरान प्राइस बैंड रिवाइज कर दिया, अगर आपने इस दौरान प्राइस बैंड रिवाइज कर दिया तो फिर 3 दिन और बढ़ जाएंगे। मतलब in case of revision of price band, the issuer shall extend the bidding process disclosed in the written prospectus for minimum period of 3 days। 3 वर्किंग डेज से और बढ़ जाएगा। बट ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए टोटल 10 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन कराऊं आपको कि डेज लिख देते हैं और यहां पे रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड। ध्यान सुनना, अगर पहले ऑप्शन में ए बी सी डी ई, ठीक है, ऑप्शन ए में दिस ऑफर फॉर ओपन फॉर हाउ मेनी डेज? 4 डेज। तो अगर आप रिवीजन किया प्राइस बैंड तो कितने दिन के लिए बढ़ा सकते हैं आप? 3 दिन के लिए। अगर पॉइंट नंबर 2 में ओपन था 6 डेज के लिए तो कितने दिन के लिए बढ़ा सकते हैं आप? 3 डेज के लिए। अब आपके मैं बाकी 3 ऑप्शन आपके लिए दे रहा हूं होमवर्क में। होमवर्क मतलब अभी बताइए आप। ऑप्शन नंबर 4 सी में 8, 5, 9, ये 3 बॉक्स में आप मुझे आंसर दीजिए। 1, 2, 3, जल्दी जल्दी बताइए। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, अगर पहले ऑप्शन में आपने ओपन किया था फॉर 4 डेज
और आपने प्राइस रिवाइज की तो कितने दिन के लिए बढ़ेगा, 3 डेज के लिए बढ़ेगा, ये बढ़ेगा सर 3 डेज के लिए। सेकेंड ऑप्शन में आपने 6 डेज के लिए बढ़ाया तो ओपन किया था और प्राइस 3 दिन के लिए क्या हो गई, सॉरी अपने प्राइस बैंड रिवाइज किया तो फिर 3 दिन और बढ़ जाएंगे, कितने हो गए 6 और 3 9, परफेक्ट। तीसरा ऑप्शन में आपने 8 दिन के लिए खोला था तो 8, 5 और 9, ये 3 आपको मैं अभी बता रहा हूं, मुझे फटाफट बताइए सी, डी और ई में कितना आएगा। आशीष बोलता है सी में 2 आएगा, चलिए मेजर लोग बोले सी में 2 आएगा तो आंसर सही है, सी में कितना आएगा 2। डी में कई लोग मार खा रहे हैं, बस हो गया, डी में मार खा रहे हैं, डी में कई लोग बोल रहे 3, क्या डी में 5 आ सकता है, और ई में तो 1 ही आएगा, मतलब कुछ भी हो जाए मैक्सिमम 10 होना चाहिए, मैक्सिमम 10 होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्या डी में 5 आ सकता है, बस ये मुझे बताइए, क्या डी में 5 आ सकता है। बाकी सबका सी राइट है और ई राइट है, जितने भी मैं आंसर पढ़ रहा हूं यहां पे सबका सी राइट है और ई राइट है। डी में थोड़ा सा लफड़ा है, मेजर पीपल आर सेइंग डी में 3 तो ठीक है, 3 राइट है, बट क्या मैं अगर 5 लिखूं तो चलेगा क्या, कैन आई राइट 5, माय क्वेश्चन इज कैन आई राइट 5, माय क्वेश्चन इज कैन आई राइट 5, बस मेरा ये क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाक से और फिर हम आगे बढ़ेंगे। विशाल बोलता है डी में अभी भी 3 ही रहेगा, बोलता है विशाल बोलता है डी में 3 ही रहेगा। और कोई बंदा, यस बराबर, तो डी में 5 हो सकता है। लॉ में क्या बोला गया था, पढ़िएगा, एक्सटेंड द बिडिंग पीरियड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 डेज, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 डेज। क्या मैं इसको 5 कर सकता हूं, हाँ सर। अच्छा मैं क्या यहां भी 5 कर सकता था क्या, हाँ सर, वो मैंने 3 ही किया। अच्छा यहां भी मैं 5 कर सकता था क्या, नहीं, यहां पे मैं 4 कर सकता था, मैंने 3 किया पर मैं 4 कर सकता था। ऑप्शन नंबर बी में मैं मैक्सिमम 4 कर सकता था, बट क्या मैं पहले ऑप्शन में 5 कर सकता था, सर 5 नहीं सर, आप 6 कर सकते थे, आप 6 कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है, आपने कितना किया 3, वो तो मेरी मर्जी है, मैंने 3 किया। बट दूसरे एग्जांपल में मैं 4 कर सकता हूं, मैंने 3 किया, बट तीसरे एग्जांपल में मेरी मर्जी, मैं 4 करूंगा। 1 मिनट, तेरी मर्जी नहीं है, यहां पे टोटल 10 होना चाहिए, तो 2 ही कर पाओगे आप, इसलिए यहां पे आंसर 4 नहीं हो पाएगा, 2 हो पाएगा। यहां पे से मेरी मर्जी है मैं 2 करूं, अबे तेरी मर्जी नहीं है, यहां पे मैक्सिमम 1 ही होगा, क्योंकि 9 और 1 10 हो गए। बट डी में आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था क्या मैं वहां पे 5 लिखूं, आंसर आएगा मैं 5 लिख सकता हूं, मैं 5 लिख सकता हूं। मैं 5 लिखूंगा क्या, वो मेरी मर्जी पर है, वो कंपनी पे छोड़ दो ना सर, ये डी कंपनी देखेगी ना, वो डी कंपनी देखेगी वो 5 करना है कि 3 करना है। मेरा क्वेश्चन है क्या मैं डी में 5 कर सकता हूं, आंसर इज यस। बस ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था आपके लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, मजा आ गया होगा आपको भी समझ के। टोटल मैक्सिमम 10 डेज, इट्स लुक वेरी सिंपल बट इट्स नॉट सो सिंपल। एग्जाम में जब केस लॉ बन के आता है तो केस लॉ ऐसे बन के आते हैं कि बताइए डी कंपनी 5 कर सकती है, क्या बोले नहीं, ऐसे कैसे, ठीक है 3 ही करोगे, तो ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी मच, ठीक है, सिंपल पॉइंट आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। चलिए परफेक्ट है, ये रिपीट हो गया शायद। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने बात कर चुके हैं, 90% वाला, उसको स्किप करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू कितनी होती है सर ये वाली, ये भी आपको पता होगा, 10,000 रुपए से लेके 15,000 तक के, 10,000 से 15,000 शुड बी द रेंज बिटवीन द प्राइस, जो प्राइस बैंड फिक्स होती है। जो भी कंपनी की प्राइस बैंड फिक्स होती है उस पर जो लोअर प्राइस होती है या मैक्सिमम प्राइस होती है उसके मुताबिक यहां पर जो आप पढ़ रहे हो ना, वो ध्यान से सुनना आपको कि द मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू शैल रेंज विद इन 10,000 टू 15,000, 10,000 टू 15,000। मतलब सर क्या बदला, मतलब आप व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, सुने अच्छे से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरा बोलने का मतलब सिंपल सा है कि मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू जो रहेगी, मतलब एक आईपीओ में आप कम से कम एक लॉट के लिए
एक लॉट बाय करने के लिए कम से कम 10 रुपये चुकाओगे, मैक्सिमम 15 रुपये चुकाओगे, 15,000 रुपये चुकाओगे। इसके रेंज के अंदर में आपका क्या हो सकता है, एक लॉट फिक्स हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल देखिएगा। अगर मैं हूं एसबीआई कार्ड के आईपीओ में, इफ आई कम टू एसबीआई कार्ड का आईपीओ, आई होप आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हो एसबीआई कार्ड का आईपीओ। अगर आपसे मैं पूछूं कि एसबीआई कार्ड के आईपीओ में लॉट कितने का था, 19 का, जबकि इफ आई टॉक अबाउट आईआरसीटीसी लॉट कितना था, 40 का। आईआरसीटीसी में लॉट 40 का है। आई होप यू कैन सी दैट। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं और अच्छे से। आईआरसीटीसी में लॉट 40 का है, जबकि एसबीआई में लॉट कितने का है, 19 का है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इश्यू प्राइस। व्हाट इज इश्यू प्राइस ऑफ एसबीआई, 755, 755। लेट मी राइट हियर फर्स्ट, फिर आपको समझाता हूं मैं, ठीक है ना। एसबीआई आईआरसीटीसी, एसबीआई का कितना इश्यू प्राइस है, इश्यू प्राइस, इसका कितना प्राइस है, 320। सो व्हाट इज द लॉट डिसाइडेड, यहां पर कितना लॉट डिसाइड हुआ था, 19 का है ना, 19 का, 19 का, और यहां पे 40 का। क्वेश्चन है सर ये 40 कैसे आया और 19 कैसे आया, बस ये हम लोग जानेंगे अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स में कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होती है एप्लीकेशन की, ये जानेंगे हम लोग इस 5 मिनट्स में कि कैसे आई है। ठीक है, कैसे आया ये ध्यान सुनिएगा, समझ में आए। एसबीआई का इशू प्राइस कितना है, 755 एसबीआई का। आईआरसीटीसी का कितना है, 720। लॉट कितना फिक्स हुआ है, एसबीआई का 19 लॉट और आईआरसीटीसी का 40। क्वेश्चन इज कैसे, कैसे, यस ट्राई करें, बताऊं जल्दी से, पता करें जल्दी से। देखिए सुनिए अच्छे से कैसा आया। लॉ बोलते हैं सर 10,000 से 15,000 के बीच में बिडिंग मिनिमम होगी। अगर मैं आपको बोलूं 15,000 ले, फिगर लो 15,000 का, डिवाइड बाय करो 755, कितने शेयर मिलते बताओ जरा। मुझे भी लेना पड़ेगा कैलकुलेटर एक बार आपके सामने। 15,000 डिवाइड बाय 755, कितना आंसर आया, 19.86, 19.86। अब सर 19.86 तो कोई शेयर नहीं होते, वो या तो शेयर 19 होंगे या तो 20 होंगे। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए। 15,000 रुपए आप दे सकते हो, क्या बोला मैंने, 15,000 रुपए आप दे सकते हो। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 शेयर, 755। मतलब अगर 755 में 1 शेयर आते हैं तो 15,000 में कितने शेयर आएंगे सर, वो आएंगे 19.86। बट क्वेश्चन इज 19.86 तो कोई शेयर ही नहीं होते, या तो वो 19 होंगे या तो वो 20 होंगे। अगर आप 20 करोगे तो 15,000 से ज्यादा जाएंगे, इसलिए 19 लिया गया और आंसर कितना आया, फिक्स हुआ 19, जो सामने देख रहे हैं आप लोग 19.86। ये कुछ नहीं होता है, तो या तो 19 और 20, तो आंसर आएगा सर 20 कैसे हो सकता है, करके देखो सर, आप करके देखो। 755 इंटू 20 कितना होता है, लेट मी कैंसिल इट। 755 इंटू 20 कहाँ गया, 755 मल्टीप्लाइड बाय 20, 15,100। और सर लिमिट होगी 15,000 के ऊपर, इसलिए मैक्सिमम लॉट कितना रख सकते हैं आप लोग, 19 का। एंड द आंसर वाज, कितना आंसर आया इनका, 19। आई होप यू कैन सी दैट 19 फिक्स हुआ। अब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड 40 कैसे आया होगा, सेम कैसे आएगा 40 सर, 15,000 डिवाइड बाय 320 करिए, 15,000 डिवाइड बाय 320 करिए, 320। चलो मैं भी कर देता हूँ आपके साथ साथ। 15,000 डिवाइड बाय 320, कितना आंसर आ रहा है, 46.87, 46.87, 46.87। तो कितने शेयर हो सकते हैं, 46 हो सकते हैं और 47 तो हो सकते नहीं, 46 हो सकते हैं। तो क्या 46 हो सकता है, यस। 45 हो सकता है, यस। 44, यस। 40 हो सकते हैं क्या, हाँ सर 40 भी हो सकता है। सर कैसे 40 हुआ सर, आपको मालूम पड़ा, करो ना, 320 मल्टीप्लाइड बाय 40 करो, 320 मल्टीप्लाइड बाय 40, कितना आंसर आ रहा है सर, 12,800। क्या 12,800 10 और 15 के बीच में आता है क्या, क्या 12,800 10 से 15 के बीच में आता है क्या, यस।
अब मुझे बताइए, आपको मैं होमवर्क अभी अभी दे रहा हूं, होमवर्क नहीं बोल रहा हूं, अभी दे रहा हूं। मुझे बताइए इसका लॉट 19 था। अच्छा, यहां पे समझ में आ गया सबको? हाँ, एसबीआई का लॉट 19 था, 19। मेरा क्वेश्चन है, क्या एसबीआई का लॉट 19 से कम? मैं आपका एमडी हूं, मैं सीएस नहीं हूं, मैं आपका एमडी हूं, आप मेरे सीएस हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एसबीआई का लॉट आपने 19 क्यों रखा? क्या आप 19 से कम रख सकते हो क्या? क्या आप 19 से कम रख सकते हो क्या? और अगर हां तो मुझे बताइए कितना। ये आपको मैं देता हूं चैलेंज, फटाक से बताइए, देखता हूं कितने लोग समझ गए अच्छे से। आई एम गिविंग यू टास्क और चैलेंज राइट नाउ। मैं आपका एमडी हूं, आप मेरे सीएस हो। आपने बोला तुषार सर हमारे एमडी, हम कितना रखते लॉट का साइज? 19। मैंने बोला वेरी गुड। बट मैंने बोला मेरा बर्थडे जो आता है वो आता है 11 को, मेरा लकी नंबर 11 है, क्या मैं लॉट 11 रख सकता हूं? आपके एमडी ने बोला, एसबीआई कार्ड का मैं एमडी हूं, मैंने एज एसबीआई कार्ड के एमडी ने बोला मुझे चाहिए लॉट 11, मेरा लकी नंबर 11 है, मुझे 11 नंबर पे चाहिए। तो एज ए सीएस आप बोलोगे, क्या बोलोगे? हाँ, या तो आप बोलोगे ना। अगर आप ना बोलोगे तो कितने नंबर ऑफ शेयर तक के मैं रख सकता हूं? 14, 15, 16, कितना? वो आप बताएंगे मुझे। वैभव बोलता है 13, आशीष बोलता है 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, सभी 13। ओ हुजूर 13, 13, 13, सभी 13 बोल रहे हैं। ये क्या मजाक चल रहा है? फैजान आया 14 वाला, क्या बात है, 14, 14, ममदो शाह 13, मतलब मेजर लोग बोल रहे 13 और कुछ 14, 14 भी बढ़ गया अभी, 13, 14, 13, 14, 14 एटलीस्ट, 13, 14, 13, 14, यानी ये बात तो समझ में आ गई 13, 14, मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि तुषार पहाड़ अगर एमडी है तो आप बोलोगे तुषार पहाड़ पॉसिबल नहीं है, 11 तो रख सकते नहीं, ये बात तो कंफर्म हो गई, 11 पॉसिबल नहीं है। ओके, 11 पॉसिबल नहीं है, फिर कितना? तो मेरे पास दो आंसर्स आ रहे हैं, 13 या 14। कुछ और भी होशियार लोग हैं, सी भारद्वाज, वो बोले 12 सर, न 13 ना मेरा ना 12 ले। आजेंगे बोलते सर 1 मिनट 15 ले लो, मतलब 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, सभी है। मैं आपसे क्या पूछा? सुन अच्छे से, मैंने पूछा आपसे मिनिमम कितना रख सकेंगे? फैजान बोलता है मैंने सबसे पहले 14 बोला सर। फैजान को मेरी तरफ से चॉकलेट लेके खा लियो, 14। चलो मैं भी देख लेता हूँ भाई, मेरे को थोड़ी पता है, मैं तो अभी आपसे पूछ रहा हूँ टाइम पास के लिए। 10,000 डिवाइड बाय 755, 13.24 आंसर आएगा 14। सही आंसर है बच्चों 14 से 19। 13 नहीं आ सकता, करके देख लो आप। 13 मल्टीप्लाइड बाय 755 करो, आंसर आएगा 10,000 से कम। 13 भी रॉन्ग है, 13 रॉन्ग है, 13 रॉन्ग है। 13 जितने भी लोगों ने बताया वो रॉन्ग है। ट्राई थोड़ा सा अच्छा से करिए, कोशिश अच्छी थी आपकी, पर 13 रॉन्ग है। सही आंसर है 14 से 19। राधा ठीक है, सही बोल रही राधा। फैजान ने बोला 14, बहुत अच्छा फैजान। राधा इज परफेक्ट, फैजान इज परफेक्ट। विनय शर्मा 14 परफेक्ट। 14 से नीचे जाना नहीं, सॉरी 10,000 से नीचे जाना नहीं है। गॉट इट? मजा आया, समझ में आया? 13 नहीं हो सकता था। तो अगर आपका एमडी बोलते तुषार 11 रखे क्या, बोले 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं। अब आप घर पे होमवर्क करके देखो, क्या 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये 6 प्राइस में अगर आप रखते हो, सबको करो किससे मल्टीप्लाई? 755 से। आपका रेंज कितना आएगा? 10,000 से 15,000 के बीच में। आंसर आएगा 10,000 to 15,000। सर कितना आसान पॉइंट है। अगर जो बंदा रटवा के पढ़ाता है आपको, जो टीचर आपको रटवा के पढ़ाता है वो क्या बोलेगा? 10 से 15 आगे बढ़ो, 10,000 मिनिमम, 15,000 मैक्सिमम। बट सर आप जब सीएस बनोगे और आपको बोला जाएगा सर ऐसे 19 क्यों आया, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? 19 क्यों आया? बस मेरी मर्जी, मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 ऐसा किया था, मेरा 19 पे उंगली आ गई। तो तुम उंगली करते बैठो, ऐसी उंगली करोगे तो फिर आपके साथ आईसी से भी उंगली करेगा। समझो बात को, समझो बात को। ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पर नहीं होता है। आपको सीएस बनना है सर, आपको क्वालिफाइड बनना है, जॉब करना है कंपनी में, अगर किसी में आपको एडवाइस करनी है अगर, तो आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए कि 14 क्यों, 13 क्यों नहीं। डो नॉट फॉल इन द प्रे, वो उसमें मत, ट्रैप में मत फंसो आप।
14 से 19 कैसे आया, समझो बात को, ठीक है। सुमित शर्मा बोलता 14 का हो सकता है, 15 का हो सकता है। मतलब एज अ CS यू कैन टेल टू योर MD कि सर 14 से लेके 19 के बीच में जो भी आप फिगर बोलोगे ना वो हम चूज कर सकते हैं, वो हम चूज कर सकते हैं। ऐसे आप घर पे करना इसका IRCTC का, उसका कितना लॉट था 46 आया था मैक्सिमम, वी चोज हाउ मच 40, हाउ मच कैन बी द मिनिमम लॉट, वो पता करिए आप घर पे। सर ग्रीन शो ऑप्शन वो यहाँ पे कवर नहीं होगा इस चैप्टर में, वो बाद में कवर होगा, ठीक है ना, कहीं और समझाऊंगा मैं अच्छे से आपको। ग्रीन शो ऑप्शन, हरा जूता, ग्रीन शो बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा बेवजह। आया मजा, मजा आ रहा है, क्रिएटिव लग रहा है टॉपिक। कहाँ है थ्योरी और कहाँ है उसका कंसेप्ट, समझो कहाँ है थ्योरी और कहाँ है कंसेप्ट। थर्टी 32 आ गया, जेडी निकाल भी, जेडी ने लगा 32 मिनिमम, परफेक्ट परफेक्ट। 10,000 डिवाइड बाय 320, 31.25, तो 32 आना चाहिए मिनिमम, परफेक्ट है। ICT मिनिमम 32 शेयर, मजा। आशीष मजेदार, बहुत बढ़िया। आकांक्षा इंटरेस्टिंग, पृथा गोगवेकर बहुत मजा आया, आना ही चाहिए मजा, ठीक है ना। ICT 32 हो सकता था, 32 से लेके 46 हो सकता था, बट दे चोज 40, परफेक्ट। ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फिर IPO ग्रेडिंग कंपल्सरी नहीं है, स्किप कर सकते इसको, ठीक है। IPO ग्रेडिंग ऑप्शनल है हमारे ICDR में, कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है, करना है करो, नहीं करना है स्किप किया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ASBA सुना होगा आप लोगों ने, ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। क्या है ASBA, जज्बा रखो उसका, ASBA ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, समझो अच्छे से, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मतलब जब आप पब्लिक इशू में IPO में अप्लाई करते हो, आपके पैसे बैंक से जो कटते हैं, जो भी जाते हैं आपके पैसे, वो पैसे बैंक में ही रहते हैं जब तक के अलॉटमेंट नहीं होता, तब तक पैसे वही रहते हैं। आई डोंट, आपने कभी अप्लाई किया कि नहीं IPO में, कभी ट्राई करिएगा IPO में अप्लाई करने के लिए। जब भी आप किसी IPO में अप्लाई करते हो और जब भी आप बिड करते हो शेयर्स के लिए, आप ध्यान देना कभी भी वो शेयर्स के पैसे उस समय वहां से कटते नहीं है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन तो दिया है, बट आपने क्या किया उसके लिए, ब्लॉक करके रखा है। अच्छा, राधा बोलती है सर व्हाट इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब रैंकिंग होती है ना, कंपनी का IPO जैसे रेटिंग होती है, जैसे मूवी की रेटिंग होती है 5 स्टार 4 स्टार, वैसे ही IPO में रेटिंग होती है AAA, AA। तो IPO रेटिंग या फिर अलग अलग रेटिंग होती है, A5, A4, A+, B-, ऐसे करके होता है, बट सर वो कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना। एनीवेज, सो अभी कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, करना है करो, नहीं करना है ना करो। हाँ, बात हो रही थी ASBA की, तो पैसा आप जब देंगे तो पैसा क्या किया जाएगा, आपका बैंक में ही रहेगा और वो ब्लॉक रहेगा जब तक क्या नहीं होता, अलॉटमेंट नहीं होता। इधर अलॉटमेंट हुआ, उधर पैसा क्या होगा, आपका अकाउंट से चला जाएगा, ठीक है। बस आजकल तो भीम UPI भी अलाउ कर दिया उन्होंने IPO में, तो वो सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट आज के दिन का, और फिर हमारा ICDR ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, जो हम लोग रिवीजन में टेकअप किए थे, ठीक है ना। क्या है अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, क्या बेसिस पर अलॉटमेंट किया जाता है वो जानेंगे एक बार, ठीक है ना। क्या बेसिस पर अलॉटमेंट किया जाता है, अलॉटमेंट के तरीके क्या होता है। अगर आपने बात की थी अबाउट, मैं अगर बात करूं 11th-12th में, या कभी आपने वो पढ़ा होगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो देखो आपने कई बार पढ़ा होगा कि देखो कितने बार अकाउंट शेयर कैपिटल पढ़ते हो जब अकाउंट्स में, अभी भी आपके ग्रुप 2 में भी है अकाउंट्स में, तो आप पढ़ते हो, मान लो उस पर लिखा रहता है कि 1 लाख शेयर बुलाए गए
2 लाख शेयर आए, और 2 लाख जो शेयर आए उसमें 3 कैटेगरी बनाते हैं, है ना। कैटेगरी ए अलॉटेड इन फुल, कैटेगरी बी इतने वालों को इतने दिए गए, कैटेगरी सी इतने, और कैटेगरी डी होता है इनको रिफंड किया गया। पढ़ा है आपने ऐसा कुछ? पढ़ा है क्या आपने कभी ऐसा अकाउंट्स में कि 1 लाख शेयर बुलाए थे, 2 लाख शेयर अप्लाइड, सॉरी ऑफर्ड, अप्लाइड, वो बुलाए गए थे कितने 1 लाख, आए कितने 2 लाख। तो फिर वहां पर सर कैटेगरी होती है कि कुछ कैटेगरी ए वाली होती है इनको फुल देते हैं, कुछ बी वालों को इतने, वालों को इतने, मतलब 5 मांगे थे तो 2 देंगे, इनको देंगे 10 मांगे थे तो 3 देंगे, 5 वालों को 2 देंगे, जो भी है मतलब फॉर्मूला। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रोराटा की। और चौथी कैटेगरी होती है जिसको कि कुछ भी मिलता नहीं है, रिफंड हो जाता है पूरा। ऐसे करके आपने पढ़ा होगा कभी। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल, ये जो आप पढ़ते हो सर, ये आया कहाँ से? ये कैसे मालूम पड़ा इनको कि इनको फुल दो, इनको 5 वालों को 2 दो और 3 वालों को 10? ये क्या कैसे आया? ये पढ़ेंगे हम लोग आज, ये पढ़ेंगे हम लोग आज जब ओवर सब्सक्राइब होता है, ठीक है ना। तो बुक बिल्डिंग कैसे की जाती है, पढ़िए। सबसे पहले ध्यान रखना, ये पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए दे शुड बी 1000 प्रोस्पेक्टिव अलॉटी जिन्होंने बिड किया होना चाहिए। अगर 1000 से कम होंगे तो ये प्रोसेस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो नहीं एप्लीकेबल होगी। एप्लीकेबल कब होगी? जब वहां पे 1000 प्रोस्पेक्टिव अलॉटी होंगे। दूसरा ध्यान आपको रखना है कि द इश्यूअर शैल नॉट मेक एनी अलॉटमेंट इन एक्स्ट्रा ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफर्ड। जितना ऑफर हो उससे ज्यादा तो अलॉट होगा नहीं। मतलब अगर बुलाया था 1 लाख तो आप 1.25 लाख तो ऑफर नहीं कर सकते। आपको कितने ऑफर करने पड़ेंगे? 1 लाख की ऑफर करने पड़ेंगे। सर आपको 1 लाख में 2 लाख फिट करना है, कैसे फिट करोगे आप? कैसे फिट करोगे आप? तो उसके लिए यहाँ पे बात करनी पड़ेगी आपको इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। और हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? प्रो राटा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, प्रो राटा बेसिस पर आपको क्या करना पड़ेगा? अलॉट करना पड़ेगा शेयर्स को, ठीक है ना। नहीं सुनिएगा, द अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू द एप्लीकेंट्स अदर देन रिटेल इन्वेस्टर्स एंड एंकर इन्वेस्टर शैल बी ऑन द प्रोपोर्शनल बेसिस विथ रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर कैटेगरीज। वो तो कैटेगरी बताते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, वो कैटेगरी बनती है, उसके मुताबिक आपको प्रो डाटा अलॉटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो आपको करना पड़ेगा एंड शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब जो नियरेस्ट रहेगा। मतलब अगर शेयर निकले 32.20 तो 32, अगर निकले 32.92 तो 33, लाइक दिस आपको ऐसे करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज रिटेल इन्वेस्टर आपको पता ही अच्छे से, तो वो सब हमने बात कर ली थी ना। आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल बुक में आपको मिलेगा, ये एग्जाम्पल बुक में है, मॉड्यूल में ही है, मैंने वहां से उठा लिया इसको, ठीक है ना। अब मैंने वहां पे एज इट इज आपके सामने पेश कर दिया है, सो आपको पढ़ने में बहुत ईजी जाएगा। इफ यू गो टू द मॉड्यूल आपको ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कितना है? 600 रुपए पर शेयर। मतलब आप 600 रुपए पे क्या कर रहे हो? एक शेयर को ऑफर कर रहे हो। आप 600 रुपए पर एक शेयर को ऑफर कर रहे हो, ठीक है। 600 रुपए पर एक शेयर ऑफर कर रहे हो, ठीक है। ऐसे कितने शेयर आप ऑफर कर रहे हो? 1 करोड़। वेरी गुड सर। स्पेसिफिक सिक्योरिटीज ऑफर टू रिटेल इन्वेस्टर कितने हैं? 35। अच्छा, मतलब 1 करोड़ में से 35 लाख किसको ऑफर कर रहे हो आप? रिटेल को, ओके। मतलब टोटल शेयर कितने हैं? टोटल शेयर कितने हैं आपके? 1 करोड़। इसमें कितने हैं रिटेल को? RII कितने हैं इसको? 35 करोड़। मतलब कितने हैं अदर्स को? सर 65 करोड़, ओके, छोड़ दो वो। टोटल अदर को 65 करोड़ है, ठीक है। अब द इश्यू इज ओवरऑल सब्सक्राइब बाय 2.5। अच्छा, ओवरऑल 2.5 हुआ, बट रिटेल का हुआ सिर्फ 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, अच्छा 4 टाइम्स हुआ, मतलब अगर 35 लाख देने हैं, 35 लाख देने हैं तो 4 टाइम ओवर सब्सक्राइब, मतलब कितना हुआ? मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ 40 लाख वालों ने क्या किया? बिड किया। ये बात मानते हो नहीं मानते हो? ये बात मानते हो? रिटेल इन्वेस्टर की कितना ऑफर दिए गए थे? 35 करोड़, और वो हुआ 4 टाइम ओवर सब्सक्राइब, मतलब 1.40 करोड़ लोगों ने ऑफर में बिड किया होगा। ये बात तो मानते होंगे, ठीक है। चलिए मानते हैं 1 करोड़ 40, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, 35 लाख 65 लाख, ठीक है, सॉरी। तो 1.40 करोड़ हो गया। हाँ, अब देखिएगा, इशूअर ने फिक्स किया बिड 20 का लॉट, एक लॉट 20 का फिक्स किया है। एक लॉट 20 का फिक्स किया। जो अपने अभी पता ना 19 का लॉट था, 40 का लॉट था। यहां पर बिकॉज वो 600 शेयर्स है,
600 शेयर्स का 20 का लॉट फिक्स किया, 12,000 के हिसाब से 20 का लॉट फिक्स किया, ठीक है। चलिए याद है ना आपको, वो 10,000 से 15,000 वाला वगैरह वो सब हमने पढ़ लिया था। तो 20 का लॉट फिक्स किया है। अब ध्यान सुनिएगा, अ टोटल ऑफ 1 लाख इन्वेस्टर हैव अप्लाइड फॉर इशू। 1 लाख लोगों ने इन्वेस्ट अप्लाई किया है, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। इन द वेरिंग नंबर ऑफ बिड, किसी ने 1 लॉट बिड किया, किसी ने 2 बिड किए, किसी ने 3 बिड किए, 1 बिड किया, 2 बिड किए, 3 बिड किए। मुझे बताइए, ये सब छोड़ दो, 1 लॉट कितने का है? 20 शेयर का, बराबर। व्हाट इज द प्राइस ऑफ शेयर? 600, कितना हो गया? 12,000। अभी मुझे बताइए, आई वांट टू सी, एक रिटेल इन्वेस्टर RII कितने शेयर के लिए बिड कर सकता, कितने लॉट के लिए बिड कर सकता है? मैक्सिमम कितने लॉट के लिए बिड कर सकता है? आई होप यू आर गेटिंग माई क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग माई क्वेश्चन। मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, कुछ पहले बातें करते हैं और सारी, फिर बाद में देखिएगा, ठीक है ना। मैंने आपसे कुछ पूछ रहा हूं। मैंने पूछा आपसे, 1 लॉट 20 का है और एक शेयर 600 रुपये का होता है। बताओ 1 लॉट कितने का आया? 12,000 का 1 लॉट पड़ा। ये बात तो मानते हो ना, 1 लॉट पड़ा 12,000 का। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कितने लॉट के लिए बिड कर सकता है मैक्सिमम? हाँ जी भाई, मुझे वैल्यू मत बताइए। आई एम आस्किंग यू लॉट, डोंट टेल मी वैल्यू। वो मुझे मालूम है, आपको मालूम है। आई एम नॉट आस्किंग यू द वैल्यू, आई एम आस्किंग यू द लॉट। जेडी रॉन्ग, शैलेश रॉन्ग। आप जो मुझे बता रहे हो 2 लाख, वो मुझे मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। आई एम नॉट आस्किंग लॉट। मैंने क्या पूछा यहाँ पे? डैश लॉट। कितने लॉट? कितने लॉट? फैजान बोलता है 21 लॉट। ओके, विशाल बोलता है 16 लॉट, फैजान बोलता है 21 लॉट्स। अभी मजाक में मत लेना इसको, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ऐसा कि एक कंपनी का जो लॉट साइज है वो 20 का है, लॉट साइज 20 का है और वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 600 रुपीज, और कंपनी में एक इन्वेस्टर चाहता है कि ही वांट टू अप्लाई फॉर 17 लॉट्स। कैन यू टेक द 17 लॉट्स? कैन यू टेक द 21 लॉट्स? आंसर आ रहा है? चलो, सब लोग बोल रहे हैं 16 सही आंसर है। 16 सर, कैसे सर? 16 कैसे आया सर? कुछ भी नहीं, 12,000 का 1 लॉट है, और अगर मान लो कितने लॉट लेगा मैक्सिमम? 16, तो कितने आ रहे हैं? 192। बट अगर उसने अगर 17 लॉट ले लिए, 12,000 के मुताबिक उसने अगर 17 लॉट ले लिए तो कितने हो जाएंगे? 2,04,000, जो कि 2 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे। तो 17 लॉट नहीं हो सकते, 18 नहीं हो सकते, 19 नहीं हो सकते, ऑब्वियसली बात है 16 मैक्सिमम रहेंगे। मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम 16 लॉट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और नहीं भी आया तो डजंट मैटर, नॉलेज होना चाहिए आपको। मैक्सिमम ही कैन अप्लाई फॉर हाउ मच लॉट्स? 16 लॉट्स। तो यहाँ पे बुक पे जो आप आंसर देख रहे थे 16 कैसे आया था, तो मैंने आपको सिखा दिया एक तरह से 16 कहाँ से आया है, ठीक है ना। एंड आई ट्राई टू गिव यू द वन मोर एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आप समझ लो, अपनी अभी बातों में अपन ने 10 से 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए, अपन ने 10 से 12 अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अभी तक इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, ठीक है, सब भूल जाओ अभी। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नाउ। आउट ऑफ 1 लाख इन्वेस्टर देयर आर 5 इन्वेस्टर A B C D E वो हैव अप्लाइड फॉर। ए ने अप्लाई किया 320 शेयर के लिए, बी ने अप्लाई किया 220 के लिए, सी ने अप्लाई किया 120 के लिए, डी 60, E 20 शेयर्स। बताइए किसको कितने शेयर मिलेंगे? चलिए बात करते हैं फटाफट से। क्या बताया मैंने आपको? ऊपर में पॉइंट नंबर 5 पढ़िए पहले तो, पॉइंट नंबर 5 पढ़िए। अ टोटल ऑफ 1 लाख रिटेल इन्वेस्टर अप्लाइड इन दिस इशू, वेरिंग नंबर ऑफ बिड लॉट 1 से 16 अलग अलग थे। हर बंदे ने 1 लॉट तो बिड किया ही होगा, और लॉ बोलता है सर हर एक बंदे को 1 लॉट तो मिलना चाहिए। मतलब अगर 1 लाख लोगों ने बिड किया है और हर एक को कम से कम 20 शेयर मिलने चाहिए, तो कितने हो गए सर? 20 लाख शेयर तो वैसे ही हो गए, 20 लाख शेयर तो वैसे ही हो गए। यानी कि अगर लोगों ने कितने, अपने पास कितने शेयर्स हैं? हाउ मच शेयर्स वी हैव टू गिव? कितने शेयर हमारे पास देने के लिए है? 35 लाख। कितने शेयर्स आए हैं? हाउ मच वी कैन गिव? 35 लाख दे सकते हैं। कितने आए हैं सर? 1 करोड़ 40 लाख आए। अच्छा, हम लोग सबको 20 लाख शेयर तो दे दिए,
मतलब कितने लोगों को शेयर नहीं दे पाए, हमारे कितने शेयर अवेलेबल है अभी, 15 लाख शेयर अवेलेबल है, अवेलेबल 15 लाख है, और 20 लाख लोगों को दे दिए, मतलब कितने अभी एक्सेस है अभी भी 1.20, मतलब 15 लाख, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख वालों को आपको कितने देने हैं, 15 लाख शेयर देना है, मतलब 15 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100 करो, इसको कितना आंसर आता है। ये अंडर भी क्या करना है, ये 0 कट गया, एक जो 5 कटे, ये 5 कटे, सॉरी 5 नहीं कटे, ये 5 कटे, तो 15 डिवाइड बाय 120, यानी आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय 8, 1 डिवाइड बाय 8, मतलब हर एक को एक शेयर के लिए, सॉरी 8 शेयर के लिए एक शेयर मिलेंगे, बराबर। अब बात समझिए अच्छे से, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, बात समझिए अच्छे से क्या हो रहा है। एक को तो हर एक को तो एक मिलेगा लॉट, मैंने बता दिया सबको, तो सबको कितने लॉट मिलेंगे, तो अभी जैसे ए ने कितने अप्लाई किया था, ए अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स, 320 शेयर्स, ए अप्लाइड फॉर 320 शेयर्स। अब 320 शेयर में से उसको कितने मिल गए, 20, देखो 2 टुकड़े होंगे इसके, 320 में से 2 टुकड़े होंगे, उसको 20 तो मिल ही गए, 20 तो मिल ही गए 300 में से, बचे 300, 300 के कितने मिलेंगे उसको डिवाइड बाय 8 कर लो, 1 डिवाइड बाय 8, मतलब 300 इंटू 1 डिवाइड बाय 8, कितना आंसर आएगा, कर लो भाई, कैलकुलेटर कहाँ है, 300 डिवाइड बाय 8, 37.5, उसको 38 कर लेंगे अपन, 38, तो 38 प्लस 20 कितना होता है 58, सही आंसर सही है क्या, 30, इसको मिलेगा कितने 58, बराबर, 20 प्लस 38, देन हाउ मच सेकेंड गॉट, वापस से 220 में से माइनस करो कितने 20, और बचे कितने 200, 200 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा 25, बच कितना आंसर आएगा टोटल 45। फिर 120 वाला इजी है, तो बिल्कुल 120 में से 20 मिलेंगे उसको कंफर्म्ड, और दूसरे को कितने मिलेंगे 100 का 1/8, तो कितना आएगा 12.5, 12.5 को क्या करेंगे अपन राउंड फिगर में 13 लेंगे, तो 20 और 13 कितने हो गए 33। दूसरा कौन सा बनता है सर 60 वाला, इसकी भी वही 2 टुकड़े, 60 में से 20 तो मिलेंगे मिलेंगे, बचे 40, 40 डिवाइड बाय 8 कितना होता है सर 5, 20 और 5 25, और सर बेचारा 20 वाला, इसको तो एक लॉट मिलना ही मिलना है, 20 ही मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए मेरे को पहले फटाक से, हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट, हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट, ये बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, समझ में नहीं आया सर, आशीष बोलते समझ में नहीं आया, लेट मी सी द आंसर्स ऑफ अदर पीपल, फिर एक बार मैं आपको समझा दूंगा वापस से सबको, ठीक है ना। सब लोग बताइए, शुड आई रिपीट वन मोर टाइम और नॉट। फैजान बोलता समझ में आ गया, लेकिन लेट मी सी अदर पीपल, डू यू वांट मी टू रिपीट वन मोर टाइम, डू यू वांट मी टू रिपीट वन मोर टाइम, फटाक से बताइए, फिर मैं रिपीट कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, सब लोग तो बोल रहे हैं अंडरस्टूड, समझ में आ गया है, एवरीवन सेइंग समझ में आ गया, तो इसका मतलब आशीष भाई मुझे पढ़ाना अच्छे से आता है, मुझे लगता है आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू, इफ यू व्हाट यू से, सब लोग बोलो रिपीट रिपीट, चलो रिपीट कर देते हैं एक बार, चलो डजंट मैटर, आई विल रिपीट वन मोर टाइम, लेट्स मी रिमूव इट ऑल दिस थिंग, मैं सबको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। जिनको लगता है मुझे समझ में आ गया है वो जाके थोड़ा पानी वानी पी के आ जाए, एनीवन हु थिंक्स समझ में आ चुका है वो पानी पी ले, जिसको लगता है एक बार रिवाइज करना चाहिए रिवाइज कर ले, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन क्या था भाई अपना, ये देखिए क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन क्या था मेरा, बहुत सिंपल सी बात है, ऊपर से आते हैं अपन, देखिए ध्यान से देखिए क्या बोला मैंने, ठीक है ना। चलिए व्हाट वी डिस्कस्ड प्लीज अंडरस्टैंड वन बाय वन।
सबसे पहले मैं क्या बताया थ्योरी में आपको, थ्योरी में आइए, यहाँ पे क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक बार देखिएगा अच्छे से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक पढ़ना वापस से, ठीक है ना। देखिए मैंने बोला था आपको कि कितने नंबर ऑफ शेयर टोटल, टोटल कितने शेयर है, चलिए मैं सब हटा देता हूँ यहाँ से, हाँ अब ध्यान से देखिएगा। टोटल कितने शेयर ऑफर हुए थे, 1 करोड़, ठीक है। कितने लोगों ने रिप्लाई किया, अप्लाई किया लोगों ने, 35 लाख किसके लिए आप अपने रखे हुए हैं, हमें रखे हुए हैं रिटेल वालों के लिए 35 लाख। बट हाउ मच वी कैन गिव टू रिटेल मैक्सिमम, वी कैन गिव मैक्सिमम, रिटेल को कितना दे सकते हैं हम लोग। पर रिटेल में कितने लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई तक किया 4 टाइम्स, पर कितने अप्लाई हुए, अप्लाई हुए इतने, अप्लाई कितने हुए 1 करोड़ 40 लाख। यहाँ पे कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अप्लाई किए 1 करोड़ 40 लाख वालों ने, 35 लाख बुलाया हमने, आए 1.4 करोड़, ओके 4 टाइम्स ऑफर आया था, ठीक है। ये भी सब हो, 1 लॉट 20 का है, और लॉ बोलता है सर हर एक बंदे को कम से कम 1 लॉट मिलना चाहिए, हर एक बंदे को कम से कम 1 लॉट मिलना चाहिए, बराबर। अब अगर मुझे बताओ कितने लोगों ने अप्लाई किया है, टोटल ऑफ 1 लाख इन्वेस्टर हैज अप्लाइड, 1 लाख इन्वेस्टर, और अगर हर बंदे को 1 लॉट तो मिलेगा मिलेगा, 1 लाख लोगों को 20 शेयर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हर एक को 20 शेयर मिलने चाहिए। अगर 1 लाख लोगों को 20 शेयर मिलेंगे मिलेंगे तो 20 लाख शेयर तो बढ़ गए, पक्का बढ़ गए। मतलब अगर मैं कितने शेयर बांट सकता हूं इन्वेस्टरों को, आप सुनना, यहां से मेन चालू होगा, यहां से मैं पब्लिक शेयर होल्डर जो है रिटेल वालों को कितने शेयर बांट सकता हूं, 35 लाख। उसमें से मैंने कितने बांट दिए, मिनिमम 20 लाख तो बांट दिए, तो मेरे पास कितने बचे जो अब तक नहीं बांटे हैं, 15 लाख बटे जो नहीं बांटे, ओके 15 लाख बांटे कि नहीं बांटे, नहीं बांटे। कितने अलॉट कर दिए हमने, 20 लाख तो देने देने, हर बंदे को 1 लॉट देना ही है 20 शेयर का। टोटल 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अगर हर बंदे ने 1 लाख शेयर के लिए 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है और एक बंदा 20 शेयर ही मांग रहा है मिनिमम, तो किसी भी बंदे को झक मार के कितने देने पड़ेंगे, 20 लाख तो देने पड़ेंगे। मतलब मेरे पास 15 लाख शेयर बचे हुए हैं जो मैं दे सकता हूं। अच्छा, और ये 20 लाख कहां से होंगे सर, ये 20 लाख तो 140 में से होंगे ना सर, कि नहीं, ये 20 लाख तो 140 में से होंगे। तो अगर मैं 20 लाख हटा दूं यहां से तो कितने बचते हैं, 1 करोड़ 20 लाख, यानी अभी भी 1 करोड़, सुनना अच्छे से, मेन फाइनल आंसर, 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स ऐसे हैं जिनको शेयर चाहिए हैं, और वो शेयर कहां से बटेंगे, 15 लाख से। मतलब 15 लाख के लिए 1 करोड़ 20 लाख लोग तैयार है, 15 लाख के लिए 1 करोड़ 20 लाख तैयार है। तो अगर 15 लाख के लिए 1 करोड़ 20 लाख है तो कितने शेयर के कितने, तो अगर आपने 1 करोड़ 20 लाख मंगाए होंगे तो आपको 15 लाख मिल सकते हैं। तो किसी ने अगर 8 मंगाए होंगे तो उसको 1 ही मिलेगा ना। कैसे मालूम पड़ा सर, आप करो जो मैंने आपको करके दिखाया था यहाँ पे, 15 लाख डिवाइड बाय 120, सॉरी 40 नहीं आएगा, तो ये 5 जीरो, ये 5 जीरो, तो 15 डिवाइड बाय 120, मतलब 15 1 जा 15, 15 8 जा 120, मतलब 1/8। मतलब जो बंदा 8 शेयर मांगा है उसको 1 मिलेंगे, जो बंदा 8 मांगा है 1 मिलेंगे, और 20 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो मिल गए, 20 तो मिल गए, 20 शेयर सबको मिले ही मिले, बच्चे के लिए 8 में 1, बस इतना ही था। अब व्हाट, हाउ मच ए अप्लाइड, अब आते हैं आंसर पे, हाउ मच ए अप्लाइड फॉर 320। ना 320 को 2 टुकड़ों में बेट बांटो, 20 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बचे कितने 300, बचे कितने 300, तो 300 बचे, तो 300 के लिए उसको डिवाइड करो 8 से, 300 को डिवाइड करो 8 से, क्योंकि 300 मांगे हैं तो 300 तो मिलेंगे नहीं, 300 का 8 मिलेंगे, 8 से कम मिलेंगे, मतलब 8 शेयर के लिए 1, तो 300 के कितने मिलेंगे 37.5, तो ये कितना हो गया 38, और 20 तो मिल ही रहे, तो 20 तो 30 कितने होते हैं 58। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, पहला वाला, और सेकेंड वाला भी करके दिखा देता हूँ, बी वाला भी, वन मोर आई डू, बी वाला। बी कौन सा था सर, जिसने 220 के लिए अप्लाई किया था, 220 मतलब सर वही वाला बात, 220 में से उसको बी को 220 तो मिलने वाले हैं, बचे 200, इसका लफड़ा है, तो 200 पूरे नहीं मिलेंगे, 200 में से 1/8 मिलेंगे, 1/8 मिलेंगे, 200 डिवाइड बाय 8 कितना होता है 25, और 20 तो मिल ही रहे, कितने हो गए 45। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। नाउ टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, जल्दी बताइए।
पूछा था कि परफेक्ट। कंसेप्ट क्लियर? मजा आया कि नहीं आया? गॉट इट? अब समझ में आ गया अच्छे से? कोई बात नहीं, अगर अभी भी नहीं आया हो तो एक बार और रिवाइज करना, रीड द वीडियो अगेन, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके बाद में पढ़ लेना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा, कोई इस पर कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना? चलिए, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वो भी देखते हैं, ठीक है ना? लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं एक बार, जल्दी से आइएगा। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। सेम है, 600 शेयर्स, 600 रुपए का एक शेयर, 1 करोड़ शेयर ऑफर किए गए, कितने ऑफर किए पब्लिक को, रिटेल इन्वेस्टर को 35 लाख, वो भी सेम है। हाँ, यहां से बदलता है, टोटल ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ 7 टाइम्स, और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 9.37, बाकी सब वही है। 20 का एक लॉट है, 1.6 लॉट में अप्लाई किया, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। अब बताइए इसका आंसर कैसा होगा? देखिए, एज पर द अलॉटमेंट प्रोसीजर द अलॉटमेंट टू रिटेल इन्वेस्टर शैल नॉट बी लेस देन अ मिनिमम बिड लॉट। एक लॉट तो मिलना चाहिए, एक लॉट तो मिलना चाहिए, तो वो तो मिल ही रहा है, लेकिन अब बात हो रही है ये वाली मेन पॉइंट की। सिंस द टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू रिटेल इन्वेस्टर इज 35 लैक्स, और एक बिड, एक शेयर 20 का शेयर है, तो ध्यान से सुनिएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर हु कैन अलॉटेड इन दिस मिनिमम लॉट इज 1.75। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस सुनिएगा, क्या बोला है? अगर 75 नहीं सॉरी, टोटल वैल्यू कितने की है, कितने नंबर ऑफ शेयर ऑफर किए गए हैं? 35 लाख सिक्योरिटीज है। एक शेयर कितने रुपए का है? 20 रुपए का एक शेयर है, एक लॉट में 20 शेयर आते हैं, हर एक को एक लॉट मिलेगा, तो मैक्सिमम 1.7 लाख 5 इन्वेस्टर आ सकते हैं। अब ट्राई करके देख लो, 1,75,000 इंटू 20 करना, आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? 35 लैक्स। मतलब वापस समझाता हूं मैं क्या बोला मैंने। अगर टोटल मेरे पास देने के कितने हैं, टोटल देने के कितने हैं मेरे पास? अच्छा, एक सिंपल से एग्जाम्पल है ना यार, मेरे पास 100 चॉकलेट्स है और मैंने 10-10 के बंच बना कर रखे। मेरे पास 100 चॉकलेट्स है, मैंने 10-10 के बंच बना कर रखे। कितने बच्चे चॉकलेट खा सकते हैं एक बंच का? क्योंकि बंच में बेटे देंगे ना, देंगे बंच में ही। मेरे पास 100 चॉकलेट्स है और मैंने 100 चॉकलेट्स को 10-10 के गुच्छे बना कर रखे हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन टेक द चॉकलेट्स? आंसर आएगा 10, आंसर आएगा 10, क्योंकि 10 का एक बंच है और टोटल 100 है, तो एक बच्चा 10 भी लेगा तो 10 ही लोग ले सकते हैं, मैक्सिमम 10, तो 100 हो गए। वैसे ही टोटल शेयर कितने मेरे पास में? 35 लाख, बराबर। और एक बंदे को कम से कम 20 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 20 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि टोटल 1.7 लाख 75 इन्वेस्टर हो सकते हैं टोटल। यहां पे कोई डाउट किसी को नहीं है 1.75 कैसे आया, ये सबको समझ में आ गया होगा। इन सिंपल वर्ड्स 1.75 रिटेल एप्लीकेंट्स कैन गेट अ मिनिमम बिड और रिमेनिंग 25,000 जो रहेंगे रिटेल एप्लीकेंट्स विल गेट नो अलॉटमेंट। मतलब अगर मान लो 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया होगा, मान लो अगर 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया, तो 2 लाख में से 1.75 को सब कुछ मिलेंगे और बचे हुए जो 25,000 होंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आपके सबको अच्छे से? तो ये बेसिक सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान से पढ़ना था। अब ये आप पढ़ के देखो अच्छे से, समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, ये ट्राई करके देखो कैसे हो गया। कुछ लोगों ने 1 लॉट अप्लाई किया 20 का, ठीक है, 20 का 10,000 लोगों ने अप्लाई किया,
10,000 लोगों ने अप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने अप्लाई हो गए, 2 लाख अप्लाई हो गए, ठीक है। तो बच्चे जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर हु शैल रिसीव मिनिमम बिड लॉट वो कितने होंगे, 8750 वाले, 8750, क्योंकि सर हमारे इस पर असम्पशन क्या है कि 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया है और 1.75 हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं किसी को। अगर मान लो सबने क्या किया होगा, सबने 20 का लॉट मांगा है, तो सबने अगर 20 का लॉट मांगा है तो फिर इस तरफ से आंसर आएगा। सबने अगर 20 लॉट मांगा है तो फिर बच्चे में सिर्फ 8750 को अलॉट हो सकता है लॉटरी बेसिस पे। ऐसे करके 40 का भी लॉट दिया हुआ है, वहाँ पे भी वही है। 10,000 कौन है हमारे रिटेल इन्वेस्टर जिसने अप्लाई किया लॉट के लिए, ठीक है। सेम अप्लीकेबल वहाँ पे भी आपको दिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। और फिर मैंने आपके लिए पूरा होमवर्क करके दे दिया यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एक समरी, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज कैसे होगा। तो एक पूरी की पूरी लिस्ट है आपके लिए होमवर्क में, ये एक तरह से इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। सबसे पहले क्या होगा, सेबी रेगुलेशन पढ़ने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताया, फिर जनरल मीटिंग कॉल करो, होल्ड करो, एसआर पास करो, स्टॉक एक्सचेंज से इंटीमेशन करो, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंसीज अपॉइंट करो, कौन सी, जैसे कि एक तो कौन सी होती है हमारी मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, ये सब अपॉइंट करो, ठीक है। फिर प्रॉस्पेक्टस बनाओ, प्रॉस्पेक्टस को फाइल कहाँ पे करो, स्टॉक एक्सचेंज के पास, वो सब चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये सब लिस्ट दी हुई पूरी। फिर प्राइसिंग फिक्स करो, प्राइसिंग कौन सी हो सकती है, मिनिमम प्राइस फिक्स वाली या फिर प्राइस बैंड वो देख लो, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन देख लो, अंडरराइटिंग करवा लो, ये सब कुछ है। और आखिरी में हमने क्या पढ़ा, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। जिसको अलॉट हुआ उसको क्या भेजो, अलॉटमेंट लेटर भेजो, सर्टिफिकेट भेजो। जिसको अलॉट नहीं हुआ उसको क्या भेजो, रिफंड ऑर्डर भेजो, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फाइनलाइज दिस टॉपिक, राइट गाइस। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर, एक तरह से हमने सब कुछ कवर किया आईसीडीआर के अंदर, जो मेजर टॉपिक्स थे हमारे, मतलब ठीक है ना, मेजर सारे कुछ कवर किए एक्सेप्ट देयर आर सम टॉपिक्स विच आर लेफ्ट, जैसे कि राइट शेयर्स का एक पॉइंट है, ठीक है ना, फिर एसएमई लिस्टिंग वगैरह कुछ है, तो वो बेसिक पॉइंट्स है। बट देन इसको छोड़ करके मैंने सारी बातें आपकी एक तरह से क्या कर दिए, कवर कर दी, ठीक है। तो ये भी चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पे।